यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। CH-61 फंस गई मोना जाल में और उसके साथ आरव भी खतरे में। अब तक आपके जाने का मोना नहीं गाड़ी में पीछे डिग्गी में एक और टायर है, भूल गई। जिसे सुनकर हाँ में सिर हिला देती है और उसकी बात सुनकर विशाल बोला, ओके तो तुम लोग वापस अंदर जाओ, तुम तक में और राघव टायर चेंज कर देते हैं। मोना गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिलाकर आरव को देखती है जो उसे घूर रहा था। उसकी मम्मा पक्का उसके डैडी से दूर रहने के लिए ये सब कर रही है और पक्का उन्होंने ही टायर पंचर किया होगा। आरव के मन में डर रही बातें समझकर मोना उसे घुरे के बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करती और मैं क्यों तुम्हारे डैड से दूर रहने के लिए ये सब करूंगी, मुझे कोई शौक थोड़ी है और ना मैं उनसे डरती हूँ, समझे। इतना बोल वो बुरा सा मुंह बनाकर कार से बाहर आकर बोली, चलो आरव बाहर आओ। जिसे सुनकर मोना उसे घूरने लगती है तो विशाल बोला, रहने दो मोना, उसे वैसे भी उसके वजन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हम कर लेंगे, तुम जाओ अंदर बैठो। जिसे सुनकर मोना कार को चाबी विशाल को देकर आरव की तरफ मुंह बनाकर चली जाती है। ये लड़का उसका नहीं है, सच में इसके एक भी गुण उस पर नहीं गए, सभी अपने बेटा पर गई है। छिछोरे पिया का छिछोरा बेटा कहीं का। आरव जब ये देखता है तो मन में बोला, मम्मा आप मेरे डैडी से दूर नहीं जा सकती ज्यादा समय, समझी। बाकी सभी बस शौक होकर माँ बेटे की आंखों ही आंखों में हो रही लड़ाई देखकर हैरान थे। विशाल फिर डोर बंद कर देता है और राघव के साथ टायर चेंज करने में लग जाता है। मोना अंदर जाकर गुस्से में खटिया पर बैठकर बोली, मुझे इस बाप की औलाद को लाना ही नहीं चाहिए, अपने साथ मुझ पर शक कर रहा है, बताओ मैं क्यों उसके डैडी से दूर जाना चाहती हूँ, क्या मैं डरती हूँ आदित्य से। मोना गुस्से में सामने खड़े अर्जुन, राहुल, कविता, नताशा और लिली से बोली तो सभी नामे सिर हिला देते हैं। जिसे देख मोना बोला, हाँ वही भाला इस दुनिया कोई है जो मोना को डरा सकते हो, मैं जब उस बिग बॉस और विक्रम से नहीं डरती तो इसके बाप से क्या डरूंगी। बॉस शांत हो जाओ, वो बच्चा है, अर्जुन बोला। तो मोना उसे घुरे के बोली, ये शैतान तुम्हें बच्चा लगता है, अरे बहुत समझोगी, तुम्हारी कविता अभी तक तुम्हारी है। जिसे सुनकर अर्जुन की आंखें डर से बड़ी बड़ी हो जाती है और कविता को खुद से चिपका लेता है। अब आगे विक्रम की कार में, सर मुझे तो अब बहुत नींद आ रही है। आगे सीट पर बैठी राशि उबासी लेते हुए बोली, अपने मुंह पर हाथ रखकर। तो विक्रम से पहले राम बोला, राशि मैडम आप पीछे आ जाओ, मेरी सीट पूरी खाली है, आप यहाँ आराम से सो जाना। राम अपनी पूरी सीट छोड़कर एक कोने में होते हुए बोला। तो राशि उसे देखकर कुछ बोलती उससे पहले विनोद बोली, नहीं वो मेरी सीट पर आएगी, चुपचाप बैठो अपनी सीट पर। हाँ तो मैं कब उठ रहा है विनोद सर, मैं तो बस अपनी राशि मैडम के लिए जगह कर रहा था ताकि वो आराम से लेट कर सो सके। अपनी मैडम कहने का क्या मतलब है तुम्हारा, राम विनोद राम की कॉलर पकड़कर बोला। और ये सब देख रही राशि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करे हुए थी और विक्रम को देखती है तो विक्रम गहरी सांस लेकर उसे इग्नोर कर देता है। ये देख राशि विनोद से बोली, तुम दोनों लड़ना बंद करो यार, मुझे नहीं सोना। इतना बोल छोड़ते हुए सामने देखने लगती है तो विनोद राम की कॉलर छोड़कर बोला, आगे से उसे अपनी बोला ना तो दांत तोड़ दूंगा। इतना बोल वो सही से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और राम उसे घूरते हुए अपना सिर दूर कर लेता है। उसे अपनी राशि मैडम का दिल जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा और तुम विनोद, तुम तुम्हें मरना है हो उस लड़की के हाथों, क्योंकि उसका पहला टारगेट तुम हो और मैं अपनी राशि के साथ यहाँ से भाग जाऊंगा। यही सोचकर राम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और राशि को देखने लगता है तो शांति से बैठी थी अपनी सीट पर अपनी आंखें बंद करके। विनोद भी राशि को देखकर मन बोला, क्या करूं मैं, ये लड़का मेरी राशि के करीब आते जा रहा है, क्या मुझे इसका खेल खत्म कर देना चाहिए और नाम उस लड़की पर लग जाएगा। हाँ एक अच्छा सा प्लान बनना पड़ेगा। और इन दोनों के अंदर चल रही बताओ से राशि से बिल्कुल भी अनजान थी तो उसे अभी तक ये नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसने जल्दी ही किसी एक को नहीं चुना तो ये दोनों पक्का एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि दोनों के दिल में राशि के लिए जो भाव पैदा हो चुके थे उससे वो बिल्कुल अनजान थी। शायद एक तरफ विनोद जो शुरू राशि के साथ काम करता आया है और वो ही उसके गुस्से को शांत, बस तो उससे प्यार कब हो गया था उसे ही पता नहीं चला और राम के आने से उसे एहसास हो चुका था। जब ये लड़का उसकी राशि के पास जाने को कोशिश कर रहा था तो उसे बहुत बुरा लगता है दिल से, और दूसरी तरफ राम नया था, कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। विनोद ने तो हमेशा ही उस पर गुस्सा किया है, लेकिन राशि ही है इसके लिए खड़े होकर विनोद से लड़ती थी, इसलिए उसे वो पसंद आने लगी। पर राशि के दिल में कौन है ये शायद उसे ही पता होगा। दूसरी तरफ गाड़ी का टायर चेंज होने के बाद मोना कार लेकर उसे गांव से निकल आई थी। अब रात हो चुकी थी और उसके पास बैठा आरव भी उसके गोद में सिर रखकर सो रहा था। उन्हें लड़ाई कितनी भी हो लेकिन आखिर है तो वो दोनों माँ बेटे ना, उनका रिश्ता बहुत अनमोल है, शायद आदित्य से भी ज्यादा। इसलिए जब नींद से आंखें बंद होने लगी तो बिना कुछ बोले वो उसके गोद में सिर रखकर सो चुका था। मोना एक हाथ से कार चलाते हुए दूसरे हाथ से आरव के सिर के बालों में हाथ फेर रही थी जिससे वो गहरी नींद में चला जाए। और वैसे भी कल रात वे दोनों अलग अलग सोए थे आदित्य की वजह से, इस वजह से, लेकिन अब ऐसा नहीं होने देगी। वैसे उसे याद क्यों नहीं आ रहा कि कब वो बेहोश हुई थी। वो घर गई इतना उसे याद जहाँ शायद कोई नहीं था, और फिर किसी से उसने बात की और कुछ खाया भी, शायद उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। मोना कभी देर सोचकर बोली, उसे कुछ याद नहीं आता तो वो ये सब अपने दिमाग से निकाल देती है और उसकी कार फिर कच्चे रोड से मेन रोड पर आ जाती है और कुछ दूरी पर अली की कार खड़ी थी। जब सामने से कोई कार आती दिखाई देती है तो अली अपने पास बैठ हवलदार से बोला, देख क्या रहे हो, सामने आ रही कार पर टॉर्च मारो।
जी साहब, इतना बोल वो गाड़ी पर लगी बड़ी सी लाइट सीधी मोना की कार फाड़ती है तो मोना अपने आंखों के आगे हाथ एक लेती है अली और वे दोनों हवलदार मोना को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन तब तक मोना की कार उनके पास से निकल जाते हैं। ये तो बही थी, वो हवादार बोला। तो अली कार चालू करके बोला, विक्रम भाई वो कार आपके तरफ आ रही है, तैयार रहो। जिसे सुनकर विक्रम जो अपनी आंखें बंद कर बैठा हुआ था वो एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोला, ओके आप भी पीछे से अपनी कार लगा दो, वो हमसे बचकर नहीं जा सकती। इतना बोल वो अपनी कार बीच रोड पर खड़ी कर दिया है और थोड़ी दूर पर वो लीडर भी अपनी कार बीच रोड पर लगा देता है और सभी कार से उतरकर सामने की तरफ बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं। विक्रम और उसकी टीम भी ऐसा ही करते हैं। राम बस कार में बैठा रहता है, बाकी विनोद, राशि और विक्रम तीनों सामने की तरफ गन पॉइंट करके खड़े हो जाते हैं। मोना के कार के पीछे अली की कार तो थी ही, यानी अब मोना फंस चुकी थी। मोना के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं। उसने नहीं सोचा था कि ये लोग अभी भी यही खड़े होंगे और वो पीछे से आ रही कार को देखकर बोली, मतलब आगे भी कार जरूर होगी। तभी उसकी नजर आरव जाती है जो आंखें खोलकर उसे देख रहा था। शायद उसे भी एहसास हो चुका था कि कुछ तो बुरा होने वाला है या हो चुका है। तभी उसकी मम्मा घबराई हुई लग रही है। मोना अपनी नहीं, आरव की चिंता थी। मोना आरव को देखकर बोली, बेटे तुम डरना मत, कुछ भी हो जाए और हाँ मेरे कहने पर तुम नीचे छुप जाना। आरव हाँ में सिर हिलाकर और नीचे को हो जाता है। मोना एक हाथ से कार चलाते हुए दूसरे हाथ में बंदूक ले लेती है और अपनी कार की स्पीड धीमी करके पीछे आ रही अली की कार सामने आईने में से देखकर गोली चला देता है, जिससे गोली सीधी गाड़ी के टायर में लगती है और जिस वजह से अली कार को नहीं संभाल पाता है और उसकी कार वही 2-3 बार गोल गोल कर उल्टी हो जाती है बीच रोड। ये देखकर मोना राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी उसे आगे एक और गाड़ी खड़ी दिखाई देती है जिसके हेडलाइट के आगे एक आदमी खड़ा था। बीच में वो विक्रम था और उसके एक तरफ राशि और दूसरी तरफ विनोद खड़ा था और एक लड़का कार में बैठा था। सबकी बंदूक का निशान केवल वो थी। ये देख मोना अपनी कार वहीं पर रोक कर बोली, आरव और अंदर जाओ। जिसे सुनकर आरव सीट के नीचे चला जाता है और कार चालू करके अपनी बंदूक से निशान सीधा गाड़ी की लाइट को बनाकर गोली चला देता है, जिससे विक्रम और बाकी लोग हैरान होकर गोली चलाने लगते हैं मोना की कार पर। मोना नीचे झुक जाती है और उनके गोली खत्म होने का इंतजार करती है। तो कुछ देर बाद फायरिंग बंद होती है तो देखती है इसके कार के लाइट आगे का कांच सब टूट चुका था। ये मोना की कार की हालत देख सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। लड़की तुम इतनी भी तेज नहीं हो कि विक्रम की बंदूक की गोली से बच सको। इतना बोल विक्रम हंसने लगता है और उसके साथ राशि और विनोद भी। तब तक पीछे कार का डोर खोलकर अली और एक हवलदार भी बाहर हो जाते हैं। एक हवलदार फंस जाता है जो उसे निकालने में लगे जाता है। इंस्पेक्टर अली अपने माथे से बह रहे खून साफ करके दूसरे हाथ से मोना की गाड़ी की तरफ बंदूक पॉइंट करके बोला, तुम्हारा खेल खत्म, लड़की मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज मुझसे तुम नहीं बच सकती है। जिसे सुनकर मोना के हाथ की मुट्ठी कस चुकी थी और फिर वो अपने सीट के नीचे छुपे अपने बेटे को देखती है तो उसे देख रहा था डरा हुआ, जिसे देखकर मोना अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना होगा क्योंकि उसकी एक गलती उसके बेटे को मुसीबत में डाल सकती है। तभी तक वो तीसरी कार भी जाते हैं। मोना पूरी तरह से फंस चुकी थी, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। मोना फिर आरव से बोली, आरव आज आपको मम्मा से एक वादा करना होगा कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी चीखने की आवाज भी क्यों ना आए, तुम गाड़ी से बाहर नहीं आओगे। इतना बोल उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो आरव अपनी मम्मा को देखकर नाम में सिर हिला देता है, जिसे देखकर मोना नम आंखों से बोली, मैंने कहा ना कि तुम कार से बाहर नहीं आएंगे। आरव के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है कार से बाहर, और ना वो अभी इतना बड़ा था कि उन्हें सबको समझ सके, लेकिन अपनी मम्मा के आंखों में आंसू देख वो समझ चुका था कि शायद फिर उसकी मम्मा उससे दूर जा रही है हमेशा के लिए। इस खेल वो हाँ नहीं कर रहा था। अपने बेटे की हालत देख मोना के दिल में दर्द होने लगता है। अब सभी लोग अपनी अपनी बंदूक मोना की कार पर पॉइंट करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। ध्यान रहे उसने मारना नहीं है, विक्रम बोला। हाँ उसे मार नहीं सकते लेकिन उसे डरना है और ज्यादा हुआ तो उसके हाथ फेर तोड़ देना। बिग बॉस के खास आदमी बोला तो उसके सभी साथी हाँ में सिर हिला देते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर अली को सिर्फ अपनी हर बेइज्जती का बदला लेना था। वो बस इंतजार कर रहा था जिसे हो मोना डोर खोल कर आएगी तो सबसे पहले गोली वो ही उसे मरेगा। लड़की बाहर आओ नहीं तो हमें तुम्हें कार के अंदर ही गोली से मार देंगे, समझे क्या? अली गुस्से से बोला, हाँ प्रिया बाहर आओ वरना तुम्हारे मासूम बच्चे को जान भी खतरे में आ सकती है। विक्रम मोना को देखकर बोला, लड़की हमारे बिग बॉस तुझे अभी भी एक मौका देना चाहते हैं, मेरी बात मान, चुपचाप बाहर आ जा, अपने हाथ ऊपर करके तो हम तुझे माफ कर देंगे, तुझे बस हमारे बिग बॉस के लिए काम करना है। बिग बॉस का खास आदमी बोला। उन सब की बात सुनकर और अपने बेटे को डरा हुआ देखकर मोना अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर फिर आंखें खोलकर बोली, ठीक है मैं आ रही हूँ लेकिन प्लीज कोई गोली मत चलना। इतना बोला मोना अपनी बंदूक को अपने कमर के पीछे छुपा लेती है। उसे पूरा विश्वास नहीं है इन लोगों पर, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर किसी ने भी उसके आरव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो वो फिर किसी को नहीं छोड़ेगी। यही सोच वो डोर खोल देती है, जिसे देख सभी अपनी बंदूक मोना की तरफ करते हैं। अली से अब रहा नहीं जा रहा था, वो बस इंतजार कर रहा था ये लड़की बाहर आए, वो उसके ऊपर गोलियों की बारिश कर दे। आज के लिए बस इतना ही। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बाय। अब क्या होगा, क्या यही अंत मोना का? वो कैसे बचेगी खुद को आरव को, जिसके लिए वो कोई भी बड़ा रिस्क नहीं ले रही है, क्योंकि वो चाहे तो कार लेकर भाग सकती है लेकिन फिर उसके बेटे को भूख खतरा है। CH62 कौन है वो? डैडी मम्मा को बचा लो ना, मोना को लगी गोली। तभी तक वो तीसरी कार भी जाते हैं। मोना पूरी तरह से फंस चुकी थी, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। मोना फिर आरव से बोली, आरव आज आपको मम्मा से वादा करना होगा कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी चीखने की आवाज भी क्यों ना आए, तुम गाड़ी से बाहर नहीं आओगे। इतना बोल उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं तो आरव अपनी मम्मा को देखकर नाम में सिर हिला देता है, जिसे देखकर मोना नम आंखों से बोली, मैंने कहा ना कि तुम कार से बाहर नहीं आएंगे। आरव के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है कार से बाहर, और ना वो अभी इतना बड़ा था कि उन्हें सबको समझ सके, लेकिन अपनी मम्मा के आंखों में आंसू देख वो समझ चुका था कि शायद फिर उसकी मम्मा उससे दूर जा रही है हमेशा के लिए। इस खेल वो हाँ नहीं कर रहा था।
अपने बेटे की हालत देख मोना के दिल में दर्द होने लगता है। अब सभी लोग अपनी अपनी बंदूक मोना की कार पर पॉइंट करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। ध्यान रहे उसने मारना नहीं है, विक्रम बोला। हाँ उसे मार नहीं सकते लेकिन उसे डरना है और ज्यादा हुआ तो उसके हाथ फेर तोड़ देना। बिग बॉस के खास आदमी बोला। तो उसके सभी साथी हाँ में सिर हिला देते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर अली को सिर्फ अपनी हर बेइज्जती का बदला लेना था। वो बस इंतजार कर रहा था जिसे हो मोना डोर खोल कर आएगी तो सबसे पहले गोली वो ही उसे मरेगा। लड़की बाहर आओ नहीं तो हमें तुम्हें कार के अंदर ही गोली से मार देंगे, समझे क्या? अली गुस्से से बोला। हाँ प्रिया बाहर आओ वरना तुम्हारे मासूम बच्चे को जान भी खतरे में आ सकती है। विक्रम मोना को देखकर बोला। मोना की कार को चारों तरफ से घेर कर खड़े सभी। लड़की हमारे बिग बॉस तुझे अभी भी एक मौका देना चाहते हैं, मेरी बात मान, चुपचाप बाहर आ जा। अपने हाथ ऊपर करके तो हम तुझे माफ कर देंगे, तुझे बस हमारे बिग बॉस के लिए काम करना है। बिग बॉस का खास आदमी बोला। उन सब की बात सुनकर और अपने बेटे को डरा हुआ देखकर मोना अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर फिर आंखें खोलकर बोली। ठीक है मैं आ रही हूँ लेकिन प्लीज कोई गोली मत चलना। इतना बोला मोना अपनी बंदूक को अपने कमर के पीछे छुपा लेती है। उसे पूरा विश्वास नहीं है इन लोगों पर, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर किसी ने भी उसके आरव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो वो फिर किसी को नहीं छोड़ेगी। यही सोच वो डोर खोल देती है जिसे देख सभी अपनी बंदूक मोना की तरफ करते हैं। अली से अब रहा नहीं जा रहा था, वो बस इंतजार कर रहा था ये लड़की बाहर आए, वो उसके ऊपर गोलियों की बारिश कर दे। अब आगे मोना कार से उतरने वाली होती है लेकिन फिर कुछ सोचकर वो अपना पैर वापस अंदर लेकर बोली। मैं नहीं आ सकती बाहर। जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। क्या मरना है तुम्हें जो ऐसा बोल रही हो? विक्रम गुस्से में बोला। तो उसके पास खड़ी राशि बोली। मरने दी ना, सिर आप क्यों बचा रहे हो? जिसे सुनकर विक्रम बोला। मुझे उससे ज्यादा उसके बच्चे की चिंता है, अगर ये मर गई तो उसका क्या होगा और फिर उसे भी गिरी लग सकती है ना। जिसे सुनकर विनोद बोला। सर हम कब से इन सब की चिंता करने लगे, हमारा काम तो सिर्फ अपने बॉस का ऑर्डर मानना है, इससे हम क्या फर्क पड़ता है कि उस कार में कोई बच्चा या माँ, हम सिर्फ बिग बॉस का ऑर्डर फॉलो करना है। जिसे सुनकर विक्रम गहरी सांस लेता है। उनकी टीम केवल विनोद ही था जो मोना के मारने पर दुखी हुआ था, तब उसने उससे यही कहा था, तभी तो आज वो उसे यही बात बोलकर सुना रहा। जो भी हो हम फायरिंग नहीं करेंगे तब तक ये लड़की अपनी सारी हद पार नहीं कर देती है। इतना बोल विक्रम सामने कार में देखता है जहां वो लड़की नीचे देख रही थी। शायद उसने अपने बच्चे को नीचे छुपा लिया था लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। अगर सब ने एक साथ इस कार पर फायरिंग की तो शायद ये कार भी ब्लास्ट हो सकती है और ऐसा हुआ तो ना वो मासूम बच्चा बचेगा ना और ये लड़की जो अपनी जिद के चक्कर में उसकी जान भी खतरे में डाल चुकी है। विक्रम ये सोच रहा था तभी बिग बॉस का मैंने आदमी बोला। लड़की क्यों मरना चाहती है? अरे तू एक माँ कम से कम अपने बच्चे की तो सोच, वो बेचारा भी मारा जाएगा, इसलिए बाहर आ जा वरना हमें मजबूरी में फायरिंग करनी पड़ेगी, समझी क्या? जिसे सुनकर मोना बोली। तभी तो नहीं आ रही है, मुझे आप लोगों पर विश्वास नहीं है। अगर मैं बाहर आई और किसी ने गोली चला दी तो मेरे बच्चे का क्या होगा, इसलिए जब तक आप लोगों के हाथों में बंदूक है मैं नहीं सकती अपने बेटे जो छोड़कर। जिसे सुनकर वो आदमी विक्रम देखता और फिर अली को। क्या करें अब, क्या हमें अपनी अपनी बंदूक नीचे रख देना चाहिए? जिसे सुनकर विक्रम बोला। ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी वो एक माँ है, उसे अपने बच्चे की इतनी तो चिंता होगी ही ना। जिसे सुनकर अली बोला। तुम लोग पागल हो गई क्या? हम इस लड़की पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं, ये पक्का फिर कोई चाल करके भाग जाएंगी। आदित्य बोला। वो नहीं भाग सकती इंस्पेक्टर, क्योंकि उसे हमने घेरा हुआ और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो अपने बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। वो लड़की कोई माँ नहीं है और इसी लड़की अपना पहले सोचती है, वो उस बच्चे को ढाल बनाकर यहाँ से बचकर जान चाहती है। अली गुस्से से बोला। तो विक्रम बोला। नहीं ऐसा नहीं है, अगर उसे भागना होता तो वो शुरू पर ही भाग जाती, जब केवल मैं और मेरी टीम थी वो हमें मारकर आसानी से भाग जाती है, लेकिन तब भी उसे अपने बेटे की चिंता थी तभी वो नहीं गई, और अब तो हम इतने लोगों हैं कि उसके बचकर भगाने का सवाल ही नहीं उठता है। मोना हैरान थी, ये आदमी उसके लिए इन सबसे लड़ रहा है क्या? ये आदमी ऐसा है, ये सिर्फ बनने की कोशिश कर रहा है। मोना यही सोच रही थी और फिर वो आरव को देखती है जो अभी नीचे डरा हुआ लेटा था, तो मोना उसे मुस्कुरा कर देखकर बोली। मेरे शेर डरना मत, तुम्हारी मम्मा के होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता है। आरव हाँ में सिर हिलाकर बोला। मम्मा ये बुरे लोग कौन है और आरव को मारने की बात क्यों कर रहे हैं? आरव ने सुन ली थी उनकी बात जब वे लोग उसके माँ को मारने की बात कर रहे थे। मोना तभी भी मुस्कुरा कर बोली। अरे क्या तुम्हारी मम्मा को मारना इतना आसान है जितना ये लोग समझ रहे हैं? आरव ना में सिर हिला देता है और फिर कुछ सोच कर बोले। मम्मा क्या हमें बचाने डैडी नहीं आएंगे? आरव की बात सुनकर मोना सोचकर मन बोली, फिर तो मेरे लिए और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी, मैं आरव को बचाएंगी या फिर आदित्य को? इसलिए अच्छा है कि आदित्य यहाँ नहीं है और उसे पता भी नहीं है कि हम कहाँ हैं। कार के बाहर अली और विक्रम में बहस शुरू हो जाती है। विक्रम जहाँ सभी को अपनी अपनी बंदूक नीचे रखवाना चाहता था ताकि ये लड़की और उसके बच्चे को कुछ नहीं हो। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन उसके अंदर से यही आवाज आ रही है कि इस लड़की और उसके बच्चे को बचाना है। शायद वो मोना को जान से मारा था, उसका बुरा उसे आज तक लगता है और वो कोई अच्छा काम करना चाहता था ताकि उसे थोड़ा चैन मिले, और अली का उल्टा है, वो नहीं चाहता है कि ये लड़की जिंदा जाए यहाँ से, क्योंकि अगर ये बची तो उसकी मौत पक्की है। ये उसे मार ही देखी, 2 बार बच गया, वो इसके हाथ से तीसरी बार वो मौका नहीं देना चाहती। बस वो आदमी जब देखता है कि विक्रम और अली में बहस हो रही है तेज, तो वो दोनों को हाथ दिखाकर शांत रहने का इशारा करके बोला। दोनों चुप हो जाओ और मुझे सोचने दो क्या सही होगा। इतना बोल वो कुछ देर सोचकर बोला। बिग बॉस ने इस मारने का ऑर्डर नहीं दिया तो इस कोई नहीं मरेगा, और वैसे भी हम इतने लोग हैं कि वो अपने बच्चे को लेकर नहीं भाग सकती है, इसलिए सभी अपनी अपनी बंदूक नहीं रख दो। जिसे सुनकर अली शौक होकर बोला, लेकिन ये? तभी वो आदमी अली को हाथ दिखाकर बोला, बंदूक नीचे रखो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। अगर मेरा ऑर्डर नहीं माना तो इस समय बिग बॉस की जगह में हूँ। जिसे सुनकर सभी लोग अली को देखते हैं तो वो दांत पीसते हुए अपनी बंदूक नीचे रख देता है, जिसे देखकर बाकी लोग भी एक एक से अपनी अपनी बंदूक नीचे रख देता है।
उसके बाद वो आदमी मोना से बोला, अब तुम बाहर आओ कार से और हाँ कोई चालकी मत करना वरना मारी जाओगी और साथ में तुम्हारा बच्चा भी। जिसे सुनकर मोना हाँ में सिर हिलाकर उतरने लगती है तो आरव रोते हुए बोला, नहीं मम्मा मत जाओ बाहर प्लीज। मोना अपने बेटे की बात सुनकर और उसे रोते हुए देखकर बोली, अपनी मम्मा पर भरोसा है ना तुम्हें कि वो उन सभी बुरे लोगों को मारेगी। आरव हाँ में सिर हिला देता है, गुड तो यही रोक मैं अभी इन सभी को भागा कर रही हूँ। इतना बोल मोना कार से बाहर चली जाती है और डोर बंद कर देती है, जिसे देख आरव जल्दी से ऊपर सीट पर आकर नीचे झुक देखने लगता है बाहर क्या हो रहा है। वो देख रहा था उसकी मम्मा उन लोगों के पास जा रही थी। तभी फोन बजने की आवाज आती है तो आरव सामने रखा फोन उठाकर देखता है और फिर कॉल रिसीव करके जिसे ही कान में लगता है तो उसे अपने डैड की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, प्रिया ये क्या था, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो और लोकेशन भी बंद करके बैठी ताकि मैं तुम्हारा पास ना आ सकूं। जिसे सुनकर आरव धीरे आवाज में बोला, धीरे बोलो डैडी, बाहर बहुत बुरे लोग मम्मा को घेर कर खड़े हैं, वो लोग उन्हें मारना चाहते हैं। आरव की बात सुनकर दूसरी तरफ से आदित्य की शौक भरी आवाज आती है, क्या हुआ और तुम इस समय कहाँ आरव? मुझे नहीं पता डैडी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज जल्दी आ जाओ ना वरना ये लोग मम्मा को मार देंगे। आरव रोते हुए बोला, क्योंकि वो देख रहा था कि एक लड़की उसकी मां को मारना शुरू कर देती है। जिसे सुनकर आदित्य बोला, ठीक रुको मैं आ रहा हूं, तुम उस फोन की लोकेशन ऑन करो, मैं अभी वहां आया। ओके डैडी, इतना बोल आरव फोन की लोकेशन ओके कर देता है। आदित्य फिर वीडियो कॉल लगा देता है, जिसे रिसीव करके आरव पीछा कैमरा चालू कर देता है, जिससे कार के बाहर का सीन आदित्य भी देख पा रहा था। वो लड़की यानी राशि मोना के गाल पर थप्पड़ मारकर उसके पेट में मुक्का मारती है तो मोना वही घुटनों के बल बैठ जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लड़की, अभी भी टाइम है, इन पेपर पर साइन करके तैयार हो जा हमारे बॉस के लिए काम करने के लिए वरना तू मारी जाएंगी। मोना मुस्कुराकर बोली, तेरे बॉस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोना को राजी कर सके। जिसे सुनकर वो आदमी गुस्से से बोला, लड़की गुस्सा तो इतना आ रहा कि तुझे गोली मार दूं, लेकिन बिग बॉस ने मना किया है, इसलिए तेरे केबल हाथ पैर तोड़ रहा हूं ताकि ये किसी काम के ना रहे, समझी, जो बिग बॉस के काम के नहीं वो किसी काम की। इतना बोल वे राशि को इशारा करता है, जिसे समझकर राशि मोना को मारना शुरू कर देती है, लेकिन मोना कोई आवाज निकाल रही थी। तुम इतनी जिद क्यों कर रही है प्रिया जान, थोड़ी मार रहे हैं तुम्हारे केवल एक साइन, उसके बाद तुम आजाद खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीना। समीर मोना को पीटता हुआ देखकर बोला। मोना दर्द में बोली, वो आजादी नहीं बल्कि गुलामी हो जाएंगी जो तुम लोग कर रहे हो, मुझे ऐसी लाइफ से अच्छी मौत पसंद है। जिसे सुनकर विक्रम गहरी सांस पलट कर बोला, ओके तो मारो। इतना बोल वो उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उसे पीटते हुए नहीं देख पा रहा था। राशि मोना को पीटते पीटते थक गई थी। जिसे देखकर मोना बोली, तुम बहुत कमजोर हो। जिसे सुनकर राशि का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोला, लो देखो मेरी ताकत। इतना बोल वो उसका हाथ मुड़ने लगती है तोड़ने के लिए, जिससे मोना को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि आरव ये सब देखे उसकी आवाज सुनकर। लेकिन कार में से देख रहा है आरव के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उससे नहीं रहा जाता तो वो कार का डोर खोलकर बाहर आकर बोला, छोड़ो मेरी मम्मा को। इतना बोल मोना के पास आने लगता है तो वो आदमी उसके शर्ट पकड़कर उसे हवा में लटका देता है ऊपर। मोना नामे सिर हिलाने लगती है और फिर एक लात मारकर राशि को दूर फेंक कर खड़े होकर बोली, मीर बेटे को छोड़ वरना कोई नहीं बचेगा, समझे। इतना बोल मोना गुस्से में उस आदमी की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर मोना को रोकने के लिए सभी लोग एक साथ मोना की तरफ भागते हैं तो मोना उन्हें एक एक से मारती है। छोड़ो उसे वरना कोई नहीं बचेगा, समझे। लेकिन तभी एक गोली आकर मोना के कंधे में लगती है, जिससे मोना वही गिर पड़ती है और नम आंखों से अपना हाथ ऊपर करके उस आदमी को अपना बेटा छोड़ने को बोल रही थी। आरव भी रो रहा था और सभी लोग उसमें लगे थे। तभी अली दूसरी गोली मारने वाला होता है मोना में, तभी एक गोली आकर उसके हाथ में लगती है और दर्द में उसकी चीख निकल जाती है। फिर वहां बहुत तेज हवा चलने लगती है और उसके साथ बहुत तेज आवाज, सभी की नजर फिर ऊपर जाती है और सभी शौक रह जाते हैं। कौन है वो? आज के लिए बस इतना ही। लाइक कमेंट शेयर जरूर करे। बाय। CH63 आदित्य ओबरॉय को अपने बिजनेस से ज्यादा अपने बीवी बच्चे प्यारे हैं। अब तक मोना मुस्कुरा कर बोली, तेरे बॉस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोना को राजी कर सके। जिसे सुनकर वो आदमी गुस्से से बोला, लड़की गुस्सा तो इतना आ रहा कि तुझे गोली मार दूं, लेकिन बिग बॉस ने मना किया है, इसलिए तेरे केबल हाथ पैर तोड़ रहा हूं ताकि ये किसी काम के ना रहे, समझी, जो बिग बॉस के काम के नहीं वो किसी काम की। इतना बोल वे राशि को इशारा करता है, जिसे समझकर राशि मोना को मारना शुरू कर देती है, लेकिन मोना कोई आवाज निकाल रही थी। तुम इतनी जिद क्यों कर रही है प्रिया जान, थोड़ी मार रहे हैं तुम्हारे केवल एक साइन, उसके बाद तुम आजाद खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीना। समीर मोना को पीटता हुआ देखकर बोला। मोना दर्द में बोली, वो आजादी नहीं बल्कि गुलामी हो जाएंगी जो तुम लोग कर रहे हो, मुझे ऐसी लाइफ से अच्छी मौत पसंद है। जिसे सुनकर विक्रम गहरी सांस पलट कर बोला, ओके तो मारो। इतना बोल वो उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उसे पीटते हुए नहीं देख पा रहा था। राशि मोना को पीटते पीटते थक गई थी। जिसे देखकर मोना बोली, तुम बहुत कमजोर हो। जिसे सुनकर राशि का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोला, लो देखो मेरी ताकत। इतना बोल वो उसका हाथ मुड़ने लगती है तोड़ने के लिए, जिससे मोना को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि आरव ये सब देखें उसकी आवाज सुनकर। लेकिन कार में से देख रहा है आरव के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उससे नहीं रहा जाता तो वो कार का डोर खोलकर बाहर आकर बोला, छोड़ो मेरी मम्मा को। इतना बोल मोना के पास आने लगता है तो वो आदमी उसके शर्ट पकड़कर उसे हवा में लटका देता है ऊपर। मोना नामे सिर हिलाने लगती है और फिर एक लात मारकर राशि को दूर फेंक कर खड़े होकर बोली, मीर बेटे को छोड़ वरना कोई नहीं बचेगा, समझे। इतना बोल मोना गुस्से में उस आदमी की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर मोना को रोकने के लिए सभी लोग एक साथ मोना की तरफ भागते हैं तो मोना उन्हें एक एक से मारती है।
लेकिन तभी एक गोली आकर मोना के कंधे में लगती है, जिससे मोना वही गिर पड़ती है और नम आंखों से अपना हाथ ऊपर करके उस आदमी को अपना बेटा छोड़ने को बोल रही थी। आरव भी रो रहा था और सभी लोग उसने लगे थे। तभी अली दूसरी गोली मारने वाला होता है मोना में, तभी एक गोली आकर उसके हाथ में लगती है और दर्द में उसकी चीख निकल जाती है। फिर वहां बहुत तेज हवा चलने लगती है और उसके साथ बहुत तेज आवाज। सभी की नजर फिर ऊपर जाती है और सभी चौंक रह जाते हैं। अब आगे मोना अपनी आंखें खुलकर कर ऊपर देखने लगती है। सभी के साथ में तो ऊपर हवा में हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, उसके ऊपर लगे पंखे से इतनी तेज हवा आ रही थी कि सभी लोगों के कपड़े उड़ रहे थे। तभी उसका डोर खोलता है और उसमें से एक मास्क पहने आदमी अपने कंधे पर एक बड़ी गनली दिखाई देता है। ये कौन है सर? राशि विक्रम और विनोद के साथ पीछे होते हुए बोली। पता नहीं, लेकिन जो भी खतरनाक है। कुछ लोगों अपनी अपनी बंदूक उठाने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले उनके ऊपर गोलियों की बारिश होने लगती है, क्योंकि उस आदमी के पास कोई छोटी गन नहीं बल्कि एक साथ 5 राउंड गोलियां चलाने वाली गन थी। किसी को मौका नहीं मिलता है तो वे सभी लोग भगाने लगते हैं। विक्रम और उसकी टीम भी अपनी कार में बैठ जाते हैं। अब अली अपना हाथ पकड़े नीचे बैठा हुआ था और वो आदमी अभी अभी आरव को पकड़े हुए खड़ा था और नीचे मोना पड़ी हुई थी जिसके कंधे से खून बह रहा था और वो दर्द में ऊपर देख रही थी। तो उन लोगों के देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर बीच रास्ते पर खड़ा हो जाता है, जिसमें से वो मास्क लगाए आदमी जब बाहर कदम रखता है तो डर की एक लहर सभी के दिल में दौड़ जाती है। वो मास्क वाला आदमी अपनी बड़ी गन को हेलीकॉप्टर में रखकर पलटकर बिग बॉस के उस आदमी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है जो आरव को पकड़े खड़ा था। अभी उसके माथे से पसीना आ रहा था। उसे बिल्कुल वैसा ही एहसास हो रहा था जब उसके सामने बिग बॉस होते हैं। गुस्से में इस आदमी में भाई वही पावर है। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? अपने तरफ बढ़ते कदमों को देखकर वो आदमी बोला। उसे छोड़ दो वरना तुम अपने बॉस के पास जाने लायक भी नहीं बचाओगे, वो मास्क वाला आदमी बोला। फिर से वो आदमी मास्क वाले आदमी से बोला। तो वो मास्क वाला आदमी जिसकी नजर उस बच्चे पर थी जो डरा हुआ था और अपनी माँ को देख रो रहा था, वो उस आदमी के करीब आकर उसके हाथ से आरव को लेकर उसके कान में धीरे से एक शब्द बोला, जिसे सुनकर वो आदमी शॉक रह जाता है और वो मास्क वाला आदमी अपने गोद में लिए बच्चे को अपने सीने से चिपकाकर उस आदमी को देखने लगता है। तो वो बिग बॉस का आदमी बोला, तुमने ये अच्छा नहीं किया, बिजनेस की लड़ाई को तुम हमारे बॉस के पर्सनल काम में टांग अड़ा सकते हो। जिसे सुनकर वो मास्क वाला आदमी बोला, ये मेरा भी पर्सनल काम ही है और तुमने मेरे पर्सनल काम के बीच में आकर बिजनेस के नियम तोड़े हैं। तो क्या हुआ? इसने बॉस को धमकी दी थी तो बस इस उसकी सजा दे रहे थे, लेकिन तुमने बीच में आकर अच्छा नहीं किया। आदित्य ओबरॉय, ये बात बॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और इससे हमारे बीच में जो बिजनेस के रिश्ते हैं वो भी खराब हो सकते हैं। तो वो हमें थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन तुम पूरी तरह बर्बाद हो सकते हो। उस आदमी के मुंह से आरव और मोना जब आदित्य ओबरॉय नाम सुनते हैं तो उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी आदित्य अपने चेहरे से वो मास्क निकाल कर बोला, अब तुमने मेरा नाम ले ही लिया तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना बोल वो उसे फेंक देता है। अपने डैड को देख आरव और कस के आदित्य के गेल लगकर रोने लगता है। आदित्य अपने बेटे सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मुझे बिजनेस से ज्यादा मेरे बीवी बच्चे प्यारे हैं, समझे? तो जाओ और बोल देना अपने बॉस को कि आदित्य ओबरॉय अपनी बीवी के साथ खड़ा है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या तुम सच में बॉस से दुश्मनी करना चाहते हो? वो आदमी आदित्य को देखकर बोला। तो आदित्य बोला, नहीं, लेकिन अगर तुमने और किसी ने मेरी बीवी या बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो जरूर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूंगा। तभी आरव बोला, डैडी मम्मा। जिसे सुनकर आदित्य उस आदमी और उसके हैरान चेहरे को इग्नोर करके मोना की तरफ कदम बढ़ा देता है। लेकिन वो मोना तक पूछता उससे पहले वो आदमी पीछे पलटकर बोला, लेकिन इसने बॉस को धमकी दी और उनके साथ काम नहीं करना चाहती। आदित्य के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो नीचे लेटी लड़की को देख जो उसे ही देख रही थी। वीना पलटे उस आदमी से बोला, वो मुझे नहीं पता लेकिन तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो आदित्य ओबरॉय की लाइफ है। इतना बोल वो आरव को नीचे उतारकर मोना को गोद में उठा लेता है। मोना आदित्य के ऐसा करने से उसे देखने लगती है। क्या ये वही आदित्य है जिसने उसे कल रात इतना परेशान और गुस्सा दिलाया था कि वो इसका खून करना चाहती थी, लेकिन अब वो ही उसे बचाने आ गया। उनके पीछे खड़ा आदमी आदित्य की बात सुनकर कंफ्यूज होकर बोला, मतलब क्या तुम्हारे कहने की ये लड़की हमारे बॉस का खून भी करते दे तब हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं क्योंकि तुम इसके पति हो? आदित्य वापस पलटकर उस आदमी से बोला, हाँ बिल्कुल ऐसा ही समझ लो, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर तुमने उसे छोड़ पुछाने की कोशिश की तो तैयार रहना, तुम्हारा सामना फिर आदित्य ओबरॉय से होगा और मैं मैदान में आ गया तो फिर शायद कुछ नहीं बचे। इतना बोल बोल हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगता है मोना को लेकर और उसके साथ आरव को आदित्य का पैन पकड़ चल रहा था और फिर वो पलटकर पीछे खड़े आदमी जिसने उसे हवा में लटका दिया था तो वो उसे अपने मुंह से जीभ निकाल कर दिखाने लगता है। तो वो आदमी घुरे के आरव को देखता है, ये पूरी फैमिली पागलों की है, माँ फालतू में उसके बॉस से पंगा लेती है और वे लोग उसे कुछ कर तो बाप आ जाता है कि उसे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी वाइफ है और अब ये बच्चा उसे चिढ़ा रहा है। विक्रम की कार में ये आदमी तो इसका पति निकला बॉस, और ये तो बड़ा खतरनाक निकला, बताओ अपनी वाइफ के लिए हेलीकॉप्टर लेकर आ गया और इतनी बड़ी गन भी। राशि बोली। तो विनोद बोला, ऐसा है तो इस लड़की का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है बिग बॉस, बस इस आदमी से पंगा नहीं लेना चाहते थे इसलिए उन्होंने इस लड़की को नहीं मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब जरूर इस आदमी ने उनके काम के बीच में आकर उनसे जंग का ऐलान कर दिया है, देखते हैं अब क्या करेंगे बॉस। विक्रम इतना बोल सामने देखने लगता है तो बाकी लोग भी ये देखने लगते हैं, जहां आदित्य पहले अपने बीबी को हेलीकॉप्टर की सीट पर लिटा देता है और फिर नीचे झुककर अपने बच्चे को ऊपर खींच कर लेता है। फिर डोर बंद करने से पहले एक नजर सभी देखता है। अली गुस्से से आदित्य को देख रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि जिससे बिग बॉस का आदमी पंगा नहीं लेना चाहता है तो उससे वो कैसे लेगा। फिर आदित्य के डोर बंद करते ही पायलट हेलीकॉप्टर को ऊपर हवा में ले जाने लगते हैं जिसे सभी देख रहे थे और उनके देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है, जिसे देखकर विक्रम अपनी कार को घुमा देता है शहर की तरफ और वो आदमी पलटकर नीचे पड़े अली को एक नजर देख उसे इग्नोर करके अपनी कार की तरफ जाने लगता है। तो अली खड़ा होकर बोला, तू किसी काम के नहीं हो, जाओ, एक लड़की को नहीं मार पाए, इतना टाइम था तुम्हारे पास कि तुम उसे मार सकते थे।
जिसे सुनकर वो आदमी बिना पीछे बढ़े बोला, मेरा छोड़ो, अपना देखो, अब वो लड़की तुम्हें तीसरा मौका नहीं देगी, समझे। इतना बोल वो आदमी अपनी कार की तरफ जाने लगता है और इंस्पेक्टर अली के चेहरे की मुस्कान जा चुकी थी। ये बात सही है कि वो उसे नहीं छोड़ने वाली। यही सोचकर उसके चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ जाते हैं। तभी उसके पीछे एक ब्लास्ट होता है, जिसकी आवाज सुनकर वो पीछे पलटकर देखता है तो उसकी कार ब्लास्ट हुई थी। उसके पास एक हवलदार अपना सिर नीचे करके बोला, सर, हमारा एक साथी और मर गया, मैंने उसे कोशिश की बचाने की लेकिन नहीं बचा। जिसे सुनकर अली अपने बंदूक उसके सिर पर पॉइंट करके बोला, फिर तू क्यों बच गया। जिसे सुनकर वो हवलदार डरते हुए अली को देखकर बोला, सर आप। लेकिन वो आगे कुछ बोलता उससे पहले हो अली उसे गोली मार देता है माथे पर, जिससे वो हवलदार वही मार जाता है। उसके नीचे गिरते ही इंस्पेक्टर अली अपनी बंदूक को कमर में रखकर बोला, सॉरी दोस्त, तूने मेरे साथ हमेशा गलत काम में दिया, लेकिन मुझे अब अपनी जान बचानी है तो ये तो करना ही होगा। इतना बोल वो उस हवलदार का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाकर उस आगे में फेंक देता है। उसकी बॉडी जो उसके गाड़ी में आग लगी थी, और फिर अपने कपड़े, बंदूक, फोन सब कुछ उसमें फेंक कर केवल अंडरवियर में खड़ा होकर आगे जलते हुए देखकर बोला, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरी पहचान दी आज इस आग में अली और उसके साथ जलकर राख गई है, और मेरे बस अब बचने का कोई उपाय भी नहीं था। अब से दुनिया की नजर में अली और उसकी टीम इस आग में जलकर राख हो चुकी है। और पलटकर जंगल में चला जाता है। यही सोचकर जान है तो जहान है, किस्मत का खेल भी अलग है। जो इंस्पेक्टर अली जिसके नाम से लोग कांपते थे और उसने कई लोगों का इनकाउंटर किया और किसी से नहीं डरता था, आज के लड़की के वजह से वो जंगल में भाग गया अपनी मौत का झूठा खेल रचकर, ताकि दुनिया और मोना समझे कि वो तो मर गया और इस तरह लोग उसकी इज्जत करे। एक अच्छा इंसान मर गया जो दुनिया से पाप खत्म कर रहा था। लेकिन क्या अली ने जैसा सोचा है वैसे होगा? मोना को भी यही लगेगा कि अली मर चुका है। ये तो मोना को कल ही पता चलेगा, जब उसे पता चलेगा इस कांड के बारे में न्यूज में। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर शहर की तरफ जाता और आदित्य पायलट को सीधा बड़े हॉस्पिटल जाने को बोलता है। आरव सामने सीट पर बैठा था और अपने माँ के कंधे से खून निकलता बहुत डरा हुआ लग रहा था और उसके आंखों में आंसू भी थे। और उसके सामने सीट पर मोना लेटी थी। आदित्य कोने में बैठा था डोर के पास और उसकी गोद में मोना का सिर था। अपना हाथ वो मोना की चोट पर रखकर खून बहने से रोक रहा था और बिल्कुल शांत बैठा था। ना उसने मोना से कोई सवाल या बात की, ना मोना ने उसे इसकी वजह बताई। लेकिन मोना जानती थी कि आदित्य नाराज तो है उससे, लेकिन साथ में डरा हुआ भी। तभी वो शांत बैठा है और अपने चेहरे पर कोई भाव भी नहीं आने दे रहा है, लेकिन वो भी उससे नाराज है, इसलिए कोई कुछ ना बोले, वो सही है। मोना आदित्य को देखने के बाद फिर अपने बेटे को देखती है जो कभी डरा लग रहा था। ये देख मोना मुस्कुराकर बोला, अरे मेरे लिटिल बॉय, तुम इतना डरे क्यों लग रहे हो? देखो मैं ठीक हूँ। और अब मम्मा को एक अच्छी सी मुस्कान दिखा। मोना की बात सुनकर आदित्य भी आरव को देखने लगता है, लेकिन आरव मोना की चोट की तरफ इशारा करके बोला, मम्मा आपको गोली लगी है ना? जिसे सुनकर आदित्य मोना को देखता जो आरव को नम आंखों से देखे रही थी। आज के लिए बस इतना ही। आई लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। बाय। CH-64 उसे ड्रग्स आदित्य ने नहीं किसी और ने दिया था। अब तक इंस्पेक्टर अली अपनी बंदूक को कमर में रखकर बोला, सॉरी दोस्त, तूने मेरे साथ हमेशा गलत काम में दिया, लेकिन मुझे अब अपनी जान बचानी है तो ये तो करना ही होगा। जिसे सुनकर आदित्य मोना को देखता जो आरव को नम आंखों से देखे रही थी। अब आगे मोना नम आंखों से आरव को देख उसे अपने पास आने का इशारा करती है तो आरव पहले आदित्य को देख फिर नाम में सिर हिलाकर बोला, नहीं मम्मा, आपको चोट लगी है। जिसे सुनकर मोना अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगती है तो आदित्य आरव को देखकर हाँ में सिर देता है। जिसे देखकर वो उठकर मोना के पास खड़ा होकर उसकी आंखों से आंसू साफ करके बोला, आप रो मत मम्मा, मैं आपके पास ही हूँ, आपसे दूर नहीं जाने वाला। मोना आरव के ऐसा करने से अपने दूसरे हाथ से उसे अपने सीने से चिपका कर बोली, सॉरी बेटे, आज मम्मा की वजह से आपकी जान को भी खतरा हो गया था। आरव इतना समझदार था कि वो अपना बिल्कुल भी वजन मोना पर नहीं रखे हुए था और उसकी चोट का पूरा ध्यान रखे हुए था कि उसे ना लग जाए। मोना उसके सिर पर किस करके बार बार सॉरी बोल रही थी, क्योंकि सच में उससे आज बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अगर आदित्य सही समय पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता है। वो अपनी गलती की वजह से आरव को भी खो सकती थी। मोना को सॉरी बोलता देख आरव मुस्कुराकर बोला, नहीं मम्मा, जब तक आप मेरे साथ थी तब तक कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत बहादुर है। वो उन बुरे लोगों को मार देती लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होने देती। जिसे सुनकर आदित्य और मोना दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी हेलीकॉप्टर हवा से नीचे उतरने लगता है। जिसे देखकर आदित्य बोला, ओके आरव, अब मम्मा से दूर हो जाओ, हम इन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। जिसे सुनकर आरव हाँ में सिर हिलाकर वापस अपनी जगह बैठ जाता है। और फिर हेलीकॉप्टर के नीचे उतरते ही आदित्य डोर खोलता है तो बाहर डॉक्टरों की टीम और कई नर्स खड़े थे। आदित्य के एक फोन का ये असर था कि रात के समय हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आ गया एक जगह। आदित्य मोना को लेकर नीचे उतारते हैं और फिर मोना सीधा आईसीयू में ले जाया जाता है, जहां उसके गोली बाहर निकाली जाती है। कंधे पर लगी थी इसलिए ऑपरेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और 1 घंटे बाद रूम का डोर खोलकर सभी डॉक्टर मुस्कुराकर बाहर आते हैं और फिर आदित्य के पास जाकर उसे बताते हैं कि ऑपरेशन सफल रहा और कुछ समय बाद उन्हें होश आ जाता है। आदित्य हमें सिर हिलाकर उन्हें थैंक्स बोलता है और वापस अपने गोद में सो रहे आरव के सिर पर हाथ फेरने लगता है। जिसे देख सभी डॉक्टर एक दूसरे को देखकर फिर चले जाते हैं। मोना को फिर नॉर्मल रूम में साइड करके देते हैं। जिसके बाद आदित्य आरव को लेकर उसे रूम आता है तो 2 नर्स उसे देखकर वहां से चली जाती है। डोर बंद करके आदित्य आरव को मोना के पास वाले बेड पर लिटा देता है जो आरव के लिए तैयार किया था। आदित्य अपने बेटे के चेहरे को देखने लगता है। आज बहुत थका और मुरझाया हुआ लग रहा था। आखिर ये तो वो बच्चा उसी दिन भर बाहर का सफर और फिर अपनी मां को पीटता हुआ देख उसके बाद उन्हें गीली लगता है। जिसके बाद उनकी हालत देख वो कब तक सहन कर पाता। फिर भी उसने बहुत हिम्मत रखी और अगर वो नहीं होता तो शायद वो सही समय पर प्रिया को बचाने नहीं पहुंच पाता। जब आरव ने उसे कॉल से बात की तो वो ऑफिस में केबिन में परेशान बैठा था। उसने उन्हें कितना ढूंढा था लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। ऊपर से प्रिया उसका कॉल काट रही थी। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और इसलिए वो कॉल रिसीव करते
ही गुस्से में पागल सा होगा उसे डांटने लगा था, लेकिन फिर जब आरव ने उसे वीडियो कॉल पर दिखाया कि कुछ लोग प्रिया को घेर कर खड़े और एक लड़की उसे मार रही है, तो उसे समय मनाओ उसकी सांस से रोक गई और वो तुरंत कॉल काट कर खुद को नॉर्मल करके सीधा बिल्डिंग के छत पर गया। हेलीकॉप्टर में बैठकर सीधा फोन की लोकेशन पर जाने लगा। उसने पायलट को कितना सुना कि वो और तेज उड़ाए, लेकिन अंधेरे होने की वजह से उसे भी प्रॉब्लम आ रही थी। आदित्य उस 5 मिनट में कितना बार खुद को कंट्रोल किया घबराने से, और साथ में उसे प्रिया पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने आज अपनी गलती के वजह से खुद के साथ अपने बेटे को मुसीबत में डाल दिया था। और जब देखो ये कदम ही उसे एक और गोली मारने वाला है, तो उसका सारा सावर खत्म हो गया और सीट के नीचे बड़ी गन निकालकर सीधी गोली चला दी। आदित्य यही सोच गहरी सांस लेकर अपने बेटे के माथे पर किस करके बोला, थैंक्स मेरे बच्चे, आज तूने सही समय पर कॉल रिसीव करके अपनी माँ और मेरी वाइफ को बचा लिया, वरना हम दोनों उसे खो देते। फिर चाहे मैं दुनिया में भी आग लगा देता तब भी हम उसे वापस नहीं ला पाते। पिछली बार तो बच गई, लेकिन इस बार शायद हमें उसे हॉस्पिटल ले जाने का मौका भी नहीं मिलता। इतना बोल सीधा खड़ा होकर उसे चादर उड़ाकर अच्छे पलटकर मोना के बेड को देखता है, जिसे देख वो उसके पास आकर कुर्सी पर बैठकर मोना का चेहरा देखने लगता है और सोचने लगता है क्या उसे इस लड़की से पहल नाराज होना चाहिए कि इसने ऐसा क्यों किया, क्यों पानी जान खतरे में डाली, साथ अपने बच्चे की भी, या ऐसा बताना चाहिए कि उसकी क्या हालत हो गई। उसे उस हालत में देखकर अगर इन दोनों को कुछ हो जाता तो उसका क्या होता, वो तो शायद मर ही जाता है या सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाता। आदित्य मोना का चेहरा देख सोच रहा था, फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, बहुत बहादुर हो गई ना तुम कि मुझे बिना बताई हमारे बेटे को लेकर चली गई। क्या मुझसे कोई दुश्मनी थी तुम्हारी प्रिया जो मुझे छोड़कर चली गई, और इसी भी क्या गलती की मैंने कि आज मैं तुम्हें और अब बच्चे को खोते खोते बचा हूँ। मना कि मैं थोड़ा अड्डू हूँ, अपना सारा ध्यान बिजनेस पर लगता हूँ और हाँ घर में तुम्हारे लिए 3 प्रॉब्लम को पाल रहा हूँ, लेकिन यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात तो सही नहीं है क्या? ये तुम्हारे लिए कभी नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस मुझ दूसरे पतियों की तरह प्यार दिखना नहीं आता मुझे, लेकिन क्या इसकी मुझे इतनी बड़ी सजा देने चली तुम प्रिया? इतना बोल वो उसके हाथ पर अपना सिर रख लेता है और मोना के हाथ पर उसके आंसू महसूस होते हैं, जिसे वजह से मोना को होश आ जाता है और वो अपनी आंखें खोलकर पूरे को और फिर साइड में बेड पर लेटे अपने बेटे जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मोना आरव को देखकर मुस्कुरा ही रही थी, तभी उसके कानों में आदित्य की आवाज आती है, जिसे अभी भी यही लग रहा था कि मोना बेहोश है तो वो अपने दिल की बात कर सकता है। आदित्य अपना सिर मोना के हाथ पर रखे ही और अपनी आंखें बंद किए हुए बोला, सॉरी, जिसे सुनकर मोना हैरान होकर दूसरे अपना सिर करके और नीचे करके आदित्य को देखने लगती है और वो कंफ्यूज हो जाती है कि आदित्य ने उसे सॉरी क्यों बोला, जबकि गलती तो उसकी थी ना। वो बिना उसे बताए गई आरव को लेकर और दिन भर उसने उसका कॉल नहीं उठाया था क्योंकि वो उससे नाराज थी, लेकिन ये उसकी गलती भी थी। शायद आदित्य को पता होना चाहिए कि वो कहाँ है, क्योंकि वो उसका पति और आरव का पिता है और उसने गलती की थी। वो तो अच्छा हुआ कि वो सही समय पर आकर उसे और अपने बच्चे को बचा लिया, नहीं तो कितनी बड़ी गलती साबित होती उसकी। ये छोटी गलती पता नहीं हो सकता कि वो अपनी जान देने के बाद भी अपने बेटे को नहीं बचा सकती थी, और यही सोच मुन्ना अंदर से काम उठती है। वो सोच भी नहीं पा रही थी इससे आगे तो आदित्य तो देखता तो उसके दिल पर क्या गुजरती। मोना यही सोच आदित्य से कुछ बोलने को होती है तो उससे आदित्य बोला, प्रिया तुम ऐसा क्यों करती हो यार, कुल बार बार खुद को मुसीबत में डालती हो। मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम खुद को रोको कुछ करने से, वो तुम्हारी इच्छा है तुम करो, मैं तुम कब रोक रहा हूँ यार, लेकिन कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए तुम कहाँ हो, कहीं मुसीबत में तो नहीं हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किससे दुश्मनी मोल ले रही हो, और तुम ले सकती हो क्योंकि तुम्हारा पति आदित्य ओबरॉय है जो तुम्हारे साथ खड़ा है, तो कोई तुम्हें चोट नहीं पूछा सकता है। रोको रोको 1 मिनट, क्या ये आदमी उसे कोई ऑफर दे रहा है कि किसी को मार दे जाकर क्योंकि उसे बचाने वो खड़ा है? मोना ये सोचकर हल्का सा मुस्कुरा देती है, ये साइड पहली बार देखी है उसने उसकी। वैसे मोना को किसी बड़ी पावर की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लगा आदित्य की ये बात सुनकर। मोना यही सोचकर फिर से कुछ बोलने को होती है तो आदित्य फिर से आगे बोला, बिना उसे देखकर, तुम्हें जब किसी ने कल रात को ड्रग्स दिया था और मैंने तुम्हें अपनी बाथरूम में ठंडे पानी के नीचे बैठा देखा था, तब भी मेरी हालत खराब हो रही थी, और फिर सोचो आज तो मैंने तुम्हें गोली लगते हुए देखा तब मेरी क्या हालत हो गई होगी, और मैं लेट हो गया होता तब क्या होता। सोचा है तुमने कभी मेरा छोड़ो तो मुझसे अब प्यार नहीं करती, लेकिन कम से कम हमारे बेटे के लिए मुझे बता दिया करो कि तुम कहाँ हो, और ऊपर से तुमने अपना फोन भी बंद कर लिया था जिसे मैं तुम्हारा कोई दुश्मन है। आदित्य अपनी धुन में बोला जा रहा था, लेकिन मोना आदित्य की ये बात सुनकर हैरान हो गई थी कि उसे बेहोश करने वाला वो नहीं था, बल्कि उसे किसी ने ड्रग्स दिया गया था किसी ने, और आदित्य वो उसे हालत में मिली थी, यानी आदित्य ने उसके हेल्प करने के लिए तभी सभी उसकी वो हालत थी। यही सोच मोना अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, मतलब वो बिना गलती की आदित्य से नाराज थी और उसके वजह से कितना बड़ा कांड हो गया, वरना वो आदित्य को भी लेकर जाती, और यह सब इसकी गलतफहमी के वजह से हुआ था। तभी आदित्य बोला, प्रिया यार प्लीज अब ऐसा मत करना, मैं जानता हूँ कि तुम हमारे बेटे को मुसीबत में नहीं पड़ने दोगी, और आज जो भी हुआ मैं उसे भूलने को तैयार हूँ और ना तुमसे नाराज होगा। तुम्हारे होश में आने के बाद बस तुम इतना बोल दो कि आदित्य मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, मैं जो भी करूंगी तुम्हें बता दूंगी कि उस समय मैं कहाँ हूँ, बाकी मैं देख लूंगा। आदित्य की बात सुनकर मोना के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने चेहरे को अपने मुंह में छुपाकर रोते हुए बोली, सॉरी आदित्य मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी पक्का, और हमेशा आपको बता दूंगी कि मैं कहाँ हूँ ताकि आपको मेरी चिंता ना हो। मोना की आवाज सुनकर आदित्य एकदम से अपना सिर ऊपर करके उसे हैरानी से देखने लगता है। अपना मुंह छुपाकर रो रही थी, उसे पता ही नहीं था कि प्रिया होश में आ गई, वरना वो इतना कुछ नहीं बोल पाता उसके आगे। आज के लिए बस इतना ही, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, बाय। CH65 मोना तुम्हारे नई मुसीबत आ रही है, धोखा और प्यार का अजीब खेल। तुम कहाँ हो, कहीं मुसीबत में तो नहीं हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किससे दुश्मनी मोल ले रही हो, और तुम ले सकती हो क्योंकि तुम्हारा पति आदित्य ओबरॉय है जो तुम्हारे साथ खड़ा है, तो कोई तुम्हें चोट नहीं पूछा सकता है। रोको रोको 1 मिनट, क्या ये आदमी उसे कोई ऑफर दे रहा है कि किसी को मार दे जाकर क्योंकि उसे बचाने वो खड़ा है? मोना की आवाज सुनकर आदित्य एकदम से अपना सिर ऊपर करके उसे हैरानी से देखने लगता है। अपना मुंह छुपाकर रो रही थी, उसे पता ही नहीं था कि प्रिया होश में आ गई, वरना वो इतना कुछ नहीं बोल पाता उसके आगे।
अब आगे आदित्य शॉक में था, तभी मोना अपने चेहरे से हाथ हटाकर आदित्य को देखकर बोली, आप बोल रहे थे कि अपने मुझे ड्रग्स के नशे में देख, तो क्या आपको पता है कि मुझे किसने ड्रग्स दिया? इतना बोल वो आदित्य को देखने लगती है तो आदित्य थोड़ा सोचकर बोला, नहीं, अपने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था तब। जिसे सुनकर मोना बोली, मैं आपको क्यों बताऊंगी, ड्रग्स के बारे में उसे समय होश में नहीं थी ना। हाँ, तो मुझे उस समय आपकी चिंता थी ना, बस इसलिए तो मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा। आदित्य की बात सुनकर मोना शॉक होकर बोली, आदित्य आप कैसे हस्बैंड है? आपकी वाइफ दिन भर बाहर रहती है और रात को जब वो घर आती है तो ड्रग्स के नशे में, तो आप उससे ये भी नहीं पूछ सकते कि वो कहाँ से आ रही है, किसने उसे ड्रग्स दिया? जिसे सुनकर आदित्य थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं वो तो मैं बस। वो तो क्या मैं? आदित्य, अरे आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? इतना बोल मोना अपना सिर पकड़ लेती है और आदित्य जिसे देखकर बोला, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। जिसे सुनकर मोना उसे घूर के बोली, मतलब क्या आपका कहने का आदित्य, अगली बार कोई मुझे फिर से ड्रग्स देगा तब आप मुझसे पूछोगे? आदित्य मोना की बात सुनकर हैरान होकर जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाने लगता है। जिसे देखकर मोना फिर एकदम से जोर जोर से हंसने लगती है तो आदित्य उसे हैरानी से देखने लगता है, लेकिन आदित्य उसकी हंसी में खो जाता है क्योंकि उसने कितने दोनों बाद अपनी प्रिया को हंसते हुए देख रहा था। शायद कोमा के बाद पहली प्रिया इसी खुश रहती थी, लेकिन जब से वो कोमा से बाहर आई तब से एकदम से बदली बदली लगती थी वो, लेकिन आज उसे देख हंसते हुए तो वो उसमें खोसा गया था। मोना की नजर जब आदित्य के चेहरे पर जाती है तो वो नॉर्मल होकर बोली, आदित्य आप सच में बहुत अलग हो और आप जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं दिखा। अरे मेरे मासूम पति, आपकी हालत क्यों ऐसी हो रही थी कि मैंने नहीं, आपने गलती की है, पर ठीक जो भी, लेकिन आपका मुझे ये रूप पसंद आया। मोना आदित्य के गाल खींचकर बोली तो आदित्य के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं, लेकिन फिर मोना की लास्ट बात सुनकर बोला, तो आपको मेरा कौन सा रूप पसंद, मैं वही दिखाया करूंगा आपको। जिसे सुनकर मोना बोली, आप जो केयरिंग रूप लेते हैं वो वाला। जवाब को देखकर लगता है कि हाँ, आप अब बिल्कुल मेरे पति की तरह लग रहे हैं। आदित्य हाँ में सिर हिलाकर बोला, ओके मैं कोशिश करूँ ऐसा बनने का। वैसे आपको पता है आपको किसने ड्रग्स दिया था? आदित्य कंफ्यूज होकर बोला। तो मोना सोचकर बोली, मुझे याद आ रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो जो भी है ना मुझसे बचेगा नहीं। जिसे सुनकर आदित्य हाँ में सिर हिलाकर बोला, अच्छा ठीक है। जिसे सुनकर मोना आदित्य को देख बोली, आदित्य वैसे आपको बुरा नहीं लगता है कि मैं जब से कोमा से आई हूँ तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर हो रही हूँ, और अब तो मेरी वजह से आपके बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ सकती है ना बिग बॉस अब। पर मोना आगे कुछ बोलती उससे पहले आदित्य उसके होठों पर उंगली रखकर बोला, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। जिसे सुनकर मोना उसे देखकर बोली, क्या आप ये भी नहीं जानना चाहेंगे मैं क्यों बिग बॉस को धमकी दे रही हूँ, जिससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता? जिसे सुनकर मोना उसे देखकर बोली, क्या आप ये भी नहीं जानना चाहेंगे मैं क्यों बिग बॉस को धमकी दे रही हूँ, जिससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता? आदित्य बोला, हाँ लेकिन तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा दिल करे मुझे बता देना, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम जरूर किसी की हेल्प के लिए ऐसा कर रही होगी। बाकी तुम मेरी तरफ से निश्चित रहना कि मैं कभी तुम्हें रोकूंगा मैं, हाँ लेकिन तुम्हारी सुरक्षा का जरूर मुझे चिंता रहती है, इसलिए आगे से मुझे बता करना और हाँ कॉल उठा लिया करो मेरा शैतान लड़की। जिसे सुनकर मोना हल्का सा मुस्कुराने लगती है और फिर आदित्य को देखकर मन में बोली, सॉरी प्रिया, लेकिन मुझे इस आदमी को किस करना है। इतना बोल वो उठकर बैठ जाती है और आदित्य से बोली, आदित्य मेरे पास आओ ना। आदित्य हाँ में सिर हिलाकर अपना चेहरा उसके पास लाता है तो मोना उसका चेहरा अपने हाथ में लेकर बोली, अपने जो किया ना उसके लिए मेरी तरफ से। इतना बोल वो आदित्य के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगती है तो आदित्य हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो भी उसका साथ देने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। दूसरी तरफ आसमान में कहीं सफेद धुआं के बीच एक लड़की चुपचाप बैठी थी, तभी उसके पास आकर कालदेव बैठकर बोले, क्या हुआ प्रिया, तुम इतनी दुखी क्यों हो? जिसे सुनकर प्रिया बोली, देख रही हूँ जो आदमी मुझे प्यार करता था वो आज किसी और को किस कर रहा है, और अजबी बात यह है कि उसे पता ही नहीं है कि वो मुझे नहीं किसी और को किस कर रहा है। जिसे सुनकर कालदेव भी नीचे देखता है तो उसे भी हॉस्पिटल में मोना और आदित्य किस करते हुए देखकर बोला, हाँ लेकिन अब वो तुमसे प्यार नहीं करता है। प्रिया कालदेव को घूर के बोली, ऐसा कुछ नहीं, आदित्य मोना को नहीं मुझे किस कर रहा है, उसे लगता है कि मैं हूं, वरना वो और मेरा बेटा कभी इस लड़की के पास नहीं आते जिसे खुद अपनी लाइफ में सच्चा प्यार नहीं मिला तो मरकर मेरा प्यारा अपना बना लिया, लेकिन इससे क्या ये उसके दिल में जगह बना लेगी, कभी नहीं, आदित्य के दिल में सिर्फ और सिर्फ प्रिया है। जिसे सुनकर कालदेव हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, अच्छा पर मैं तो देख रहा हूँ कि आदित्य के दिल में तुम्हारे लिए जो नफरत थी वो मोना ने प्यार में बदल ली, वरना वो कभी तुम्हारे पास आने लगता है और मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो सोचो वो मोना को 2 बार बचा चुका है, लेकिन ऐसा क्या था कि वो तुम्हें बचाने नहीं आया, जब तुम सीढ़ियों से नीचे गिर रही थी वो क्यों लेट आया उस दिन? जिसे सुनकर प्रिया कंफ्यूज होकर बोली, उसे कोई काम होगा और अब तुम ना बात को घुमा नहीं, आदित्य सिर्फ मेरा है और हाँ तुम्हारी वजह से ये सब गलत हो रहा है, वरना वो मुझे किस कर रहा होता, इस मोना को नहीं। कालदेव हाँ में सिर हिलाकर बोला, अच्छा तो मैं तुम्हें मौका दूं आदित्य के पास जाने का, तो क्या तुम उसे विश्वास दिला दोगी कि वो लड़की हो तुम्हारे शरीर में है वो तुम नहीं है, और है तुम्हारे लिए ऑफर है कि अगर आदित्य तुम्हारी बात मानकर मोना से दूर होने के लिए तैयार हो गया तो मैं वापस तुम्हें तुम्हारे शरीर में डालकर मोना को वापस बुला लूंगा। जिसे सुनकर प्रिया खुश होकर बोली, सच में मैं नीचे जा सकती हूँ अपने आदित्य और आरव के पास? कालदेव हाँ में सिर हिलाकर बोला, ओके जाओ, लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर आदित्य ने मना किया तो तुम्हें सब भूलना होगा। जिसे सुनकर प्रिया सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर हाँ में सिर हिलाकर बोली, ठीक, लेकिन मुझे विश्वास है कि आदित्य मुझे चुनेगा, मोना को नहीं। ओके जाओ, देखो क्या पता तुम फिर से अपने आदित्य और आरव के पास रह सको। आदित्य बोल कालदेव अपने हाथ से में एक सफेद रोशनी प्रिया के अंदर प्रवेश करा देते हैं, जिससे प्रिया चेंज हो जाती है। और हाँ, केवल आदित्य को बताना सच, किसी और को बताने की कोशिश की तो सीधा ऊपर आ जाना। प्रिया हाँ में सिर हिला देती है और फिर नीचे की ओर जाने लगती है। वो खुश थी कि वो धरती लोक पर वापस आ रही है। कालदेव जिसे देखकर गहरी सांस लेकर बोला, मोना तुम्हारे लिए एक और प्रॉब्लम भेज रहा हूँ, लेकिन इसका घमंड चूर चूर करना जरूरी है।
इतना बोल वो वहां से चले जाते हैं और प्रिया एक नए रूप में हॉस्पिटल के बाहर आकर खुश होकर सभी आसपास की चीज देख बोली, आई एम बैक। इतना बोल वो हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। वही एक होटल के एक रूम में विक्रम और टीना का एक रूम था, बाकी तीनों का अलग। प्रिया बीच वाले में थी। राशि चैन की नींद सो रही थी, तभी बालकनी से आवाज आती है जिसे सुनकर राशि एकदम से बेड पर बैठकर बालकनी की तरफ देखकर बोली, कौन है। इतना बोल वो रूम की लाइट चालू करके बेड से उठकर धीरे धीरे कदमों से बालकनी का डोर खोलकर देखती है तो सामने राम खड़ा था। अपने चेहरे पर मुस्कान ली और उसके हाथ में एक फूल था, जिसे देख राशि शॉक होकर बोली, ये क्या राम। राम नीचे एक घुटने के बल बैठकर प्रिया के आगे फूल करके बोला, आई लव यू राशि। इतना बोल वो उसे देखने लगता है जो शौक होकर खड़ी थी। वही, क्या हुआ, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ राशि। राम अपने आंखों पर लगे बड़े से चश्मे को सही करके दुखी होकर बोला। तो राशि ना में सिर हिलाकर उसे खड़ा करके बोली, राम तुम अच्छे हो लेकिन यार मैं कैसे बोलूं तुम्हें। जिसे सुनकर राम कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन क्या आपकी लाइफ में कोई और अगर ये तो कोई बात नहीं। इतना बोल वो पलट कर जाने लगता है तो राशि उसके कंधे पर हाथ रख बोली, राम पूरी बात सुनकर जाओ मेरी। क्या। राम वापस पलट गई कर बोला। तो राशि गहरी सांस लेकर बोली, मुझे तुम पसंद हो लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, मतलब मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हें दुखी नहीं करूंगी। इतना बोल वो उसके आंखों से चश्मा निकालकर उसकी आंखों में देख बोली, पर तुम्हें बदले में कुछ तो दे सकती हो ना। इतना बोल वो उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगती है। राम शौक हो जाता है लेकिन फिर वो राशि का साथ देने लगता है उसके किस में और फिर उसे पीछे पकड़कर अपने बाहों में भर लेता है। राम के हाथ राशि के पूरे बॉडी पर घूम रहे थे और वो उसके कपड़ों में हाथ डालने वाला होता है, तभी एकदम से डोर बेल बजती है तो राशि झटके से राम से दूर हो जाती है और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, सॉरी राम, अब तुम जाओ यहाँ से प्लीज, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी। राम कंफ्यूज होकर चला जाता है, जिसे देखकर राशि खुद को नॉर्मल करके अपने कपड़े सही करके बालकनी की पर्दा लगाकर जाकर रूम का डोर खोलती है तो बाहर खड़ा आदमी एकदम से अंदर आकर डोर बंद कर राशि को डोर से चिपकाकर उसे किस करने लगता है। तो राशि उस आदमी के सीने पर हाथ रख बोली, विनोद क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही थी क्या। नहीं बेबी, तुम्हारे बिना कैसे आ सकती है मुझे नींद, जब तक तुम्हारे साथ एक राउंड होना जाए तब तक सारी नींद नहीं आती। इतना बोल वो उसे गोद में उठाकर बेड की तरफ जाने लगता है, जिसे देख राशि मुस्कुरा कर बोली, अरे बड़ी जल्दी है, आज लगता है मेरी कुछ ज्यादा ही याद आ रही थी। विनोद हाँ में सिर हिलाकर इसे बेड पर बैठाकर अपने कपड़े निकालने लगता है और ये देख राशि भी अपने कपड़े निकाल रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि राम गया नहीं था। वो नम आंखों से उसे पर्दे के पीछे से ये देख और सुन रहा था। ACH66 वो मेरा बेटा है। आर तो सामने राम खड़ा था, अपने चेहरे पर मुस्कान ली और उसके हाथ में एक फूल था, जिसे देख राशि शौक होकर बोली, ये क्या राम। राम नीचे एक घुटने के बल बैठकर प्रिया के आगे फूल करके बोला, आई लव यू राशि। विनोद हाँ में सिर हिलाकर इसे बेड पर बैठाकर अपने कपड़े निकालने लगता है और ये देख राशि भी अपने कपड़े निकाल रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि राम गया नहीं था। वो नम आंखों से उसे पर्दे के पीछे से ये देख और सुन रहा था। अब आगे होटल रूम में बेड पर विक्रम लेटा हुआ था, केवल अंडरवियर में। टीना उसके पैरों से ऊपर आती और फिर उसे किस करने लगती है। लगाने का भी देर जब वो देखती है कि विक्रम उसका साथ नहीं दे रहा है तो वो उसके ऊपर से उठकर बैठ जाती है और फिर अपने कपड़े पहनते हुए बोली, विक्रम अब ये तुम्हारा रोज का हो रहा है यार, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है किसे देख तुम मुझसे प्यार नहीं करते हैं। इतना बोल वो अपने आंखों से आंसू साफ करने लगती है। टीना की बात सुनकर विक्रम उठकर बैठ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखने को फिर अपने हाथ को वापस लेकर बोला, सॉरी टीना, लेकिन मैं क्या करूं, अब इस सब में दिमाग में नहीं लगा पा रहा हूं। जिसे सुनकर टीना उसे देखकर बोली, रहने दो विक्रम, मुझे सब पता है कि तुम्हारा मुझसे से मन भर गया है, कहीं और कोई तो नहीं आ गई तुम्हारी लाइफ। जिसे सुनकर विक्रम हैरानी से टीना को देखने लगता है तो टीना अपने चेहरे पर डैडी मुस्कान लाकर बोली, मतलब मेरा शक सही है राइट, कौन है वो, कहीं वो लड़की प्रिया तो नहीं है जिसे तुम मारना नहीं चाहते हो, जिसे तुम बार बार मौका दे रहे हो भगाने को और किसी और से लड़ जाती है उसके लिए। जिसे सुनकर विक्रम थोड़े गुस्से में बोला, टीना ये क्या बकवास कर रही हो तुम, वो लड़की शादीशुदा है और उसका बच्चा भी है, इसलिए मैं उसे मारना नहीं चाहता हूँ बस। सच में। टीना फिर से विक्रम को टेढ़ी मुस्कान पास कर बोली। तो विक्रम बोला, हाँ ऐसा ही है, पर तुम नहीं समझोगी। इतना बोल वो अपने कपड़े पहनने लगता है तो टीना उदास होकर बोली, विक्रम ऐसा भी क्या है उसमें जो उसके लिए मुझसे दूर जा रहे हो। विक्रम चिढ़ते हुए बोला, बस करो यार, मेरे और उस लड़की के बीच कुछ नहीं है क्या, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। टीना अभी भी नम आंखों से बोली, था बहुत था, लेकिन तुम्हारा व्यवहार साफ दिखा रहा है कि मेरा विक्रम चेंज हो रहा है, वो किसी को बार बार छोड़ रहा है, जब तुम चाहते तो उसे तभी मार देते जब वो तुमसे पहली बार मिली और उसकी वजह से मेरी जान खतरे में आ गई थी, तब तुमने उसे जाने दिया क्यों, और उसी दिन से तुम मुझसे दूर रहने लगे हो, इन सबका और क्या मतलब निकालो मैं। टीना रोते हुए बोली। तो विक्रम गहरी सांस लेकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है टीना, बस मुझे उसे मारना नहीं है क्योंकि उसने अभी तक ऐसी कोई गलती नहीं जिसकी सजा उसे मिले। इतना बोल वो दूसरी साइड लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और टीना बस रोती रहती है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने मोना उसका प्यार छीन तो लिया था, लेकिन वो कभी उसका नहीं हो पाया। टीना फिर अपने आंखों से आंसू साफ करके विक्रम के पास लेट जाती है, लेकिन नींद तो दोनों के आंखों में नहीं थी। विक्रम खुद कंफ्यूज था कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन उसे अकेले में प्रिया से मिलना जरूर था, क्योंकि उसे कभी कुछ पता था मोना के बारे में और उसकी सारी आदत उसमें वही घूरना, अपने दुश्मनों को और फाइट करने का तरीका, A to Z सभी चीज उससे मिलती है। क्या ऐसा ही सकता है कि वो उसकी मोना ही हो, लेकिन उसने मोना की लाश तो देखी थी, फिर वो कैसे हो सकती है भला, जो भी, लेकिन अब उसे इस प्रिया के नाम की लड़की का सच जानना है। क्यों उसे तकलीफ में देख उसे भी बुरा लगता है। राशि जब उसे मार रही थी तब कितनी बार वो खुद को कंट्रोल कर रहा था कि राशि उसे नहीं मारे, और उसका पति उसे अपने बाहों में उठाकर ले जा रहा था, तो वो जलन के भाव क्यों उठे थे उसके दिल, ये सब क्या रहा है यार। उसके पास राशि के रूम में विनोद और राशि कभी देर से बेड पर प्यार कर रहे थे और विनोद के खत्म होते ही राशि उसके ऊपर लेट जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है।
तभी उसकी नजर बालकनी की तरफ पर्दे के पीछे खड़े काली परछाई पर जाती है, जिसे देख वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। राशि फिर विनोद को देखती है तो वो सो चुका था। ये देख अपने कपड़े पहने कर विनोद के ऊपर चादर डालकर फिर रूम की लाइट बंद करके धीरे धीरे कदमों से बालकनी की पर्दा हटाकर देखती है तो राम जा रहा था। ये देखकर राशि उसके पीछे जाते हुए बोली, सॉरी यार अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, लेकिन ये सच्ची है मेरी कीमें और विनोद इस रिश्ते में बहुत पहल से जो किसी को नहीं पता, और तुम तो अभी आए हो ना, इसलिए मौका नहीं मिला कभी। राम जो अपने बालकनी में जा रहा था वो अपने आंखों से आंसू साफ करके हल्का सा मुस्कुराकर बोला, सॉरी की कोई जरूरत नहीं, मैं ही गधा था जो ये भूल गया कि इतनी अच्छी लड़की मेरे लाइफ में भला कैसे आ सकती है, और ये सब मेरे साथ कई बार हुआ है तो अब मुझे बुरा नहीं लगता है। इतना बोल वो जाने लगता है तो राशि उसका हाथ पकड़कर बोली, राम मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि रहने दो राशि, वरना हम तीनों की लाइफ खराब हो जाएंगी। तुम विनोद सर के साथ खुश रहो और मेरा क्या है, कोई होगी तो आएगी, वरना अब मुझे आदत पड़ चुकी है इन सब की। इतना बोल वो उसका हाथ अपने हाथ से दूर करके चला जाता है और राशि वही उदास होकर अपना सिर नीचे कर लेती है। शायद उसने इस लड़के का दिल दुखा दिया है, वो भी क्या करे। विनोद ने मना किया कि उनके बारे में किसी को नहीं बता सकती है, पर राम लड़का अच्छा, शायद विनोद से भी अच्छा, और उसके आंखों में आंसू देख उसे बुरा भी लग रहा था। सॉरी राम, इतना बोल वो पलट कर वापस चली जाती है रूम में और बेड पर लेटे जाती है। एक नजर विनोद को गहरी नींद में सीधा देखने के बाद राशि गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो बस चुकी है और अनजाने में किसी के दुख की वजह बन गई है, यही सोच वो सो जाती है। राम अपने रूम में आकर खुद की आंखों में आए आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वही नीचे बैठकर रोने लगता है। फिर से उसके साथ वही हुआ, कॉलेज में उसने जिससे प्यार किया था उसने उसे धोखा दिया था। वजह थी उसकी पतली बॉडी और वो लड़की एक अच्छे बॉडी बिल्डर लड़के के बाहों में चली गई। हंसते हुए तब उसने तय कर लिया था कि वो फिर कभी किसी से प्यार नहीं करेगा, लेकिन यहाँ आकर फिर से वही गलती की उसने। लेकिन शायद इसमें राशि की इतनी गलती नहीं थी, उसने कभी बताया नहीं और मैंने कभी उससे पूछा नहीं कि उसके साथ कोई है भी या नहीं। विनोद और राशि में ज्यादा समय लड़ाई ही हुई उसके आगे, और राशि तो उसके विनोद से लड़ी थी, लेकिन फिर वे दोनों कैसे एक है, इनका रिश्ता अजीब है। खेल छोड़ो, अब उसे राशि से दूर रहना है और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना ताकि वो एक दिन देश के लिए काम कर सके। यही सोच वो अपने आंखों से आंसू साफ करके खड़ा होकर बेड पर जाता है, लेट जाता है। वो सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी विनोद और राशि ही चल रहे थे बस। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मोना और आदित्य बात कर रहे हैं, जिसमें आखिर में मोना भी उसे से माफी मांगी और फिर किस करके मोना सो जाती है और आदित्य सोफे पर तभी धीरे से रूम का डोर खोलता है और एक लड़की धीरे धीरे कदमों से अंदर आती है। पहले वो आदित्य को देखती है नम आंखों से और फिर आरव के पास आकर उसे उठाकर अपने सीने से चिपका कर बोली, मेरे बेटे कैसा है तू। इतना बोल वो उसके बालों में हाथ फेरने लगती है, तभी डोर खोलकर एक नर्स अंदर आ जाती है और वो उस लड़की को आरव को खुद से चिपका हुआ देख बोली, तुम कौन हो और बच्चे को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रही हो। इतना बोल वो उसके पास आने लगती है, नहीं नहीं ये मेरा बच्चा है, छोड़ो उसे वरना पुलिस को बोला कर तुझे गिरफ्तार करा दूंगी, समझी। इतना बोल वो उसके गोद से आरव को लेने लगती है, जिसे वजह से आरव की नींद खुल जाती है और वो रोने लगता है। आरव के रोने की आवाज सुनकर मोना और आदित्य की भी नींद खुल जाती है। ये क्या हो रहा है, आदित्य सोफे से उठकर बोला। नर्स आरव को छोड़कर बोली, देखो ना सिर्फ ये लेडीज आपके बेटे को यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही थी और कह रही है कि वो उसकी माँ है। आरव रोते हुए मोना को देख रहा था जो खुद उठकर बैठ गई थी और उस नर्स की बात सुनकर और अपने बेटे को रोता हुआ देखकर गुस्से से उस लड़की को देखकर बोली, वो मेरा बेटा है, उसे मुझे दो। आदित्य प्लीज इसके हाथ से हमारे बच्चे को वापस लो ना। मोना आदित्य को देखकर बोली तो आदित्य आगे बढ़कर उसके हाथ से आरव को लेकर बोला, पागलों हो गया और तुम इस लेकर जाओ इस पागल लड़की को, वरना इस जेल भेज दूंगा मैं। जी सर। इतना बोल वो उस लड़की को ले जाने लगती है खींचकर, तो वो लड़की रोते हुए आदित्य से बोली, आदित्य मैं आरव की असली माँ हूँ, वो मेरा बेटा है और तुम मेरे पति, पहचानो मुझे, ये लड़की मैं नहीं हूँ, मैं प्रिया हूँ, पहचानो मुझे। लेकिन आदित्य उस लड़की को देखता भी नहीं है और आरव को ले जाकर मोना के गोद में बैठा देता है। वो मोना से चिपक जाता है, लेकिन मोहन की नजर उस लड़की पर थी। वो शौक थी, क्या ये सच में प्रिया है, कहीं कालदेव ने इस भी तो किसी की बॉडी नहीं दे दी है और अब ये उसे अपने आदित्य और आरव को लेने आए हो। यही सोच वो कसके आरव को अपने सीने से चिपका कर बोली, नहीं है सिर्फ मेरा बेटा, मैं किसी को इस छूने दूंगी। इतना बोल वो आरव को खुद में छुपा लेती है। आदित्य जाकर अच्छे से डोर बंद करके वापस पलट कर मोना के पास आकर बोला, हाँ वो हमारा बच्चा है और वो लकड़ी झूठ बोल रही थी, तुम चिंता मत करो, अब कोई यहाँ नहीं आएगा हमारे बेटे को लेने। इतना बोल वो उसके मोना के पास बेड पर बैठ जाता है। मोना नम आंखों से आदित्य को देख फिर खुद भी आदित्य के सीने में खुद को छिपाने लगती है। आदित्य भी मोना को चोट को देखते हुए आरव मोना के सीने से चिपकी हुई थी और मोना आदित्य के, वे दोनों डरे हुए थे और आदित्य दोनों को हिम्मत दे रहा था कि उसके होते हुए कोई उनके बच्चे को उनसे दूर नहीं कर पाएगा। वो लड़की यानी प्रिया को धक्के मारकर हॉस्पिटल के बाहर कर दिया जाता है। प्रिया चीखते हुए बोल रही थी कि आरव उसका बेटा है और आदित्य उसका पति, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। वो हॉस्पिटल के अंदर देखकर बोली रहती थी, लेकिन फिर उसके आगे सफेद धुआं आ जाता है और वो खुद वापस ऊपर पाती है जहाँ कालदेव खड़ा था, जिसे देख वो वही घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। देख लिया अपने जिद का नतीजा, तुम्हें किसने पहचान मुझे बताओ जरा, बल्कि तुम्हें धक्के मारकर भागा दिया तुम्हारे पति ने। आज के लिए बस इतना ही, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, बाय। CH67 बिग बॉस या नीली आंखों वाला लड़का और मुझे बेइज्जती पसंद नहीं। देख लिया अपने जिद का नतीजा, तुम्हें किसने पहचान मुझे बताओ जरा, बल्कि तुम्हें धक्के मारकर भागा दिया तुम्हारे पति ने। अब आगे उस बड़े बूढ़े के बोला में, जिसे सब बिग बॉस बोलते हैं। हॉल में सोफे पर बूढ़ा व्यक्ति आराम से बैठा था और उसके आगे उसके सारे आदमी अपना सिर नीचे झुकाकर खड़े थे और सबके आगे बिग बॉस का खास आदमी था। तो तुम लोगों का कहना है कि वहां पर आदित्य ओबरॉय आ गया अपनी वाइफ का बचाने के लिए, जिसे सुनकर आगे खड़ा आदमी हाँ में सिर हिला देता है। तो फिर तुमने उसे भी क्यों नहीं मार दिया, क्या तुम लोग डर गए थे, यहाँ गोली खत्म हो गई थी।
जिसे सुनकर पीछे खड़ा एक आदमी बोला, बिग बॉस उसके पास बड़ी गन और हेलीकॉप्टर भी था। लेकिन तभी एक गीली आकर उसके माथे पर लगती है और नीचे गिर पड़ता है, जिसे देखकर सभी लोग डर के काम उठते हैं। लेकिन आगे खड़ा आदमी अभी भी नॉर्मल था और वो एक नजर उसे देखकर फिर उस बूढ़े आदमी से बोला, मार सकते हैं लेकिन उसे पहली वार्निंग देना जरूर था, क्योंकि अब अगर वो हमारे काम के पीछे आया तो उसे भी गोली मार दी जाएगी बिना सोचे कि वो कौन है। जिसे सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति सोचकर हाँ में सिर हिलाकर नीचे बड़ी लाश को देखकर बोला, इस यहाँ से ले जाओ और हमारे शेरों को खेला देना, 2 दिन उसका पेट भरा रहेगा। जिसे सुनकर 2 आदमी उस नीचे पड़े आदमी की लाश को उठाकर वहां से ले जाते हैं। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी बंदूक वापस नीचे टेबल पर रखकर पीछे सोफे से अपना सिर टेकाकर अपनी आंखें बंद करके बोला, अब ये लड़की सिर दर्द बनती जा रही है, इस खत्म तो करना होगा, लेकिन कैसे ये सोचना होगा, क्या इसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दी जाए या सिर्फ उसे खत्म किया क्या सही रहेगा राणा। जिसे सुनकर वो आदमी यानी राणा बोला, दोनों ही सही नहीं होंगे। जिसे सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी आंखें खुलकर उसे देखने लगता है तो राणा बोला, पहली बात कि उसे अकेला मारा तो आदित्य हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और दूसरी सारी फैमिली मारना तो और खतरनाक होगा, क्योंकि ओबरॉय फैमिली बड़ी और पावरफुल फैमिली है और उनकी मौत की खबर फैली तो जो सकता है विदेश ताकत भी हमसे सवाल करे, तब ज्यादा प्रॉब्लम होगी। राणा की बात सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, तो फिर क्या करूं मैं? एक ही रास्ता है, दोनों को अलग करके फिर मारा जाए उस लड़की को, तो शायद आदित्य को उसकी मौत से फर्क ना पड़े। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, अच्छा लेकिन उन्हें अलग करेगा कौन भला? इतना बोल वो बूढ़ा व्यक्ति सोच में पड़ जाता है और फिर कुछ सोच कर बोला, लगता है ये काम वो ही कर सकता है। जी बॉस, उसे बोलने का समय है, लोहे को लोहा ही करता है, वो बड़ी आसानी से आपका काम कर देगा। बूढ़ा व्यक्ति खड़ा बोला, ओके उसे बोला लो। इतना बोल वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होकर चला जाता है सीढ़ियों से अपने रूम में जहाँ कभी अंधेरा था, और फिर वो लाइट चालू कर आईने के सामने खड़ा होकर बोला, बूढ़े इंसान तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी जरूरत नहीं है प्यार में पड़ने की, लेकिन क्या करूँ दिल है कि मानता नहीं। इतना बोल वो मुस्कुरा कर आईने में देखने हुए अपने सिर के पीछे हाथ रखकर अपने चेहरे से नकाब निकालने लगता है। उसके ऐसा करते ही एक बूढ़े आदमी के चेहरा जा रहा था और वहां एक हैंडसम लड़का का चेहरा आ रहा था, और कुछ देर बाद जो वो बूढ़ा आदमी पलटता है तो अब वो बिल्कुल जवान बन गया था। कोट पैंट पहने वो हैंडसम लड़का बड़े साल में पैंट की पॉकेट में हाथ डाल दोनों फिर रूम से बाहर आ जाता है। गाना गुनगुनाते हुए नीचे आ रहा था, उसकी नीली आंखें और उसे हैंडसम बना रही थी। वो सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोला, हाँ राणा अंकल, मुझे क्यों याद किया? अपने दादी जी ने तो बस इतना बोला कि मेरे लिए कोई काम है जो आप मुझे बताएंगे, और हाँ अब उस रूम में मत जाना। दादाजी खुद को उस रूम में बंद करके ध्यान लगा लिया कि जब तक ये काम नहीं हो जाता है तब तक वे उस रूम से बाहर नहीं आने वाले। इतना बोल वो सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख बड़े साल में बैठ जाता है, आंखों में चश्मा लगाकर। जी छोटे बॉस, आपको एक लड़की को अपने जाल में फंसाकर उसे मारना है। राणा उस नीली आंखों वाले लड़के को देखकर बोला, तो वो लड़का खुश होकर खड़ा होकर बोला, वाह ये तो मस्त काम है अंकल, कितना टाइम हो गया मैंने किसी खूबसूरत लड़की के साथ रोमांस नहीं किया, अब मजा नहीं आएगा। अच्छा आप मुझे उस लड़की का नाम और फोन भेज देना, ओके, और डिटेल भी। इतना बोल वो डोर की तरफ जाने लगता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर पलटकर बोला, अरे बाइक की चाबी। तभी राणा मुस्कुराकर उसके तरफ बाइक की चाबी फेंक देता है, जिसे पकड़कर को लड़का वहां से चला जाता है। फिर बाइक चालू होने की आवाज आती है। राणा गहरी सांस लेकर बोला, ये लड़का तो ऐसी मौके की तलाश में होता है कि कब से ये काम दिया जाए, तब उसे किसी लड़की के साथ। इतना बोल वे मुस्कुराकर अपने रूम में जाने से पहले वहां खड़े आदमी से बोला, तुम लोग छोटे बॉस की हेल्प करना उस लड़की को करीब लाने में। सब हाँ में सिर हिला देते हैं और तो राणा अपने रूम में चला जाता है। वहां से वो लड़का बोला से बुलेट बाइक निकालकर तेजी से खली रोड पर भगाने लगता है, और कभी कभी वो अपने हाथ छोड़ देता दोनों। वाह क्या कितनी सालों बाद ये लाइफ फिर से लौट कर आ गई, मजा आ रहा है। कुछ देर बाद अपनी बाइक को एक नाइट क्लब के आगे रोकता है और फिर उतरकर सीधा अंदर चला जाता है, तो देखता है यहाँ कभी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, जिन्हें देख वो गहरी सांस लेकर वाह क्या खुशबू है। इतना बोल वो अंदर जाते हुए एक लड़की के कमर पर हाथ फेरते हुए तो वो लड़की घुरी के उसे देखती है, लेकिन वो लड़का उसे मुस्कान पास कर देता है और सामने डांस कर रहे लोगों को देखता है, और फिर चारों तरफ नजर फेर कर देखता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो अकेली खड़ी थी, तो वो उसे देख मुस्कुराकर उसके पास जाने लगता है। ही बेबी, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? वो लड़की सामने खड़े लड़के ऊपर से नीचे देख फिर ना में सिर हिलाकर बोली, जाओ किसी और को पकड़ो, मेरे पास तुम जैसे छिछोरे के साथ डांस करने का टाइम नहीं है, और हाँ मेरे दिन इतने भी बुरे नहीं आए हैं कि मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम बर्बाद करूँ, समझे? निकल अब चल। वो लड़की सामने खड़े लड़के को जाने का इशारा करके वेटर से बियर लेकर पीने लगती है। वो नीले आंखों वाला लड़का उसकी बात सुनकर उसके चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं। तभी उस लड़की के पास एक लड़का आकर बोला, क्या हुआ बेबी, यह कौन है? पता नहीं यार, खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि आ गए मुंह मारने थर्ड क्लास लोग। निकल वे घुरे क्या रहा है उसे साले। उस लड़की की बात सुनकर वो लड़का नीली आंखों वाले लड़के के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का देकर वो लड़की उसे घुरे जा रही थी। छोड़ो ना यार, साले ने पूरा मूड खराब कर दिया, चलो घर चलते, रात बहुत होगी। इतना बोल वो लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे नाइट क्लब से बाहर ले जाने लगती है। उस नीली आंखों वाले लड़के घूर के देखते हुए वो लड़का सभी को देखता तो सभी उसे देख रहे थे, और उसे ऐसा लग रहा था कि सभी लोग उस पर हंस रहे हो, और फिर उन्हें देखता है तो वो लड़का लड़की बाहर जा चुके थे। ये देख वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके बोला, बेइज्जती नहीं करनी थी, वो मुझे नहीं पसंद, मुझे बचपन से किसी चीज से नफरत है तो वो है बेइज्जती से। इतना बोल सीधा बाहर निकल जाता है और बाहर आकर देखता है तो वो लड़का और लड़की अपनी कार में बैठकर जा रहे थे। ये देखकर को अपनी बाइक की तरफ जा उस पर बैठकर बाइक चालू कर उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। उस कार में वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो अपने सिर पर हाथ रखे बैठी थी। छोड़ो ना यार, इस लोग मिलना तो आम बात है ना। जिसे सुनकर वो लड़की बोली, बिक्की यार तभी मैं इस जगह पर आना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग छिछोरी हरकतें ही करते हैं। अच्छा बाबा सॉरी, आगे से मैं तुम्हें ऐसी जगह नहीं लाऊंगा।
जिसे सुनकर वो लड़की उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, हम यही सही होगा वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, समझे। जिसे सुनकर वो लड़का मुस्कुराने लगता है। गाड़ी अब बिल्कुल सुनसान रास्ते पर चल रही थी, तभी उनके पास से एक बाइक तेजी से निकल जाती है, जिस पर पहले तो वो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आगे वो बाइक उनके कार के सामने रुकती है, जिसे वजह से विक्की एकदम से कार के ब्रेक लगाकर बोला, ये कौन पागल है। जिसे सुनकर वो लड़की रागनी भी उसके कंधे से हाथ हटाकर सामने देखती है तो वो हैरान होकर बोली, ये तो वही छिछोरा लड़का है, ये यहाँ क्यों आया है और हमें देख क्यों रहा है ऐसे। रागनी सामने बाइक के पास खड़े उस नीली आंखों वाले लड़के को देखकर बोली। जिसे सुनकर विक्की गुस्से से कार डोर खोलकर बोला, रोको, इसकी सारी छिछोरगिरी में निकालता हूँ। लेकिन तभी रागनी उसका हाथ पकड़कर बोली, रहने दो यार, मुझे डर लग रहा है, ये लोग पागल होते हैं, तुम्हें चोट पूछा सकता है, चलो यहाँ। जिसे सुनकर विक्की बोला, अरे बेबी तुम डरो मत, ये साला मेरा क्या कर लेगा, बस मुझ पर विश्वास रखना बस। इतना बोल वो कार से उतर जाता है और रागनी उसे नहीं जाने को बोलती रहती है। विक्की कार का डोर बंद करके सामने खड़े बाइक वाले लड़के के पास जाकर बोला, क्या वे मरना चाहता है क्या, जो इस तरह बीच रास्ते में खड़ा अपनी बाइक लेकर। इतना बोल वो उसकी कॉलर पकड़कर दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर मुक्का मारने को होता है, लेकिन तभी विक्की नीचे गिर पड़ता है। ये देख रागनी शॉक रह जाती है और कार का डोर खोलकर भाग कर जाकर देखती है तो विक्की मर चुका था, उसके गले से खून निकल रहा था। ये देख रागनी अपने मुंह पर हाथ रख रख सामने खड़े आदमी को हैरानी से देखने लगता है, जो नीचे बैठकर विक्की के गले से एक उंगली में खून लेकर उसे देखकर बोला, तुमने दो गलती की, पहली मेरी कॉलर पकड़ी, चलो मैं उसे माफ भी कर देता है, एक चोट, लेकिन सबके सामने बेइज्जती की और मुझे बेइज्जती पसंद नहीं है बिल्कुल, मैंने सिर्फ तेरी गर्लफ्रेंड को डांस के लिए ही तो बोला था, बस अब देख तुझे मरना पड़ा ना। इतना बोल वो उसके खून अपने जीभ से लगाकर अपने आंखें बंद करके बोला, टेस्टी खून। रागनी के डर से पैर कांपने लगे थे, ये इंसान नहीं जानवर, उसे भागना होगा। इतना सोच वो पीछे भागकर जाकर कार में बैठ जाती है और डोर बंद कर लेती है कसके सभी। वो नीली आंखों वाला लड़का सिर ऊपर करके कार में बैठी लड़की को देखने लगता है। रागनी मुंह पर हाथ रख रोने लगती है। आज के लिए बस इतना ही। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। CH68 कंजूस वाइफ और राशि विनोद या राम। अब तक छोड़ो ना यार, इस लोग मिलना तो आम बात है ना। जिसे सुनकर वो लड़की बोली, अकी यार तभी मैं इस जगह पर आना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग छिछोरी हरकतें ही करते हैं। अच्छा बाबा सॉरी, आगे से मैं तुम्हें ऐसी जगह नहीं लाऊंगा। वो नीली आंखों वाला लड़का सिर ऊपर करके कार में बैठी लड़की को देखने लगता है। रागनी मुंह पर हाथ रख रोने लगती है। अब आगे वो नीली आंखों वाला लड़का फिर उस कार के पास आने लगता है, जिसे देखकर रागनी कार चालू कर उसे पीछे ले जाने लगती है तो वो नीली आंखों वाला लड़का रुक जाता है और फिर एकदम से तेज भागता है। उसे स्पीड इतनी तेज होती है कि रागनी को पास एक परछाई दिखाई देती है और अगले ही पल कार का आगे का शीशा टूट जाता है, जिसे कार वही रुक जाती है। कुछ देर बाद कार का पीछे का डोर खोलकर वो नीली आंखों वाला लड़का अपने शर्ट के बटन लगाकर एक नजर कार के अंदर देखता है, जहां वो लड़की रागनी बिना कपड़ों के मारी पड़ी थी। बेइज्जती नहीं पसंद मुझे, इतना बोल वो मुस्कुराकर अपनी बाइक चालू करके वहां से निकल जाता है। अगली सुबह हॉस्पिटल में मोना की नींद खुलती टीवी की आवाज से आदित्य न्यूज देख रहा था। आज सुबह सुबह जब लोगों की नींद खुली, दो बड़ी खबर सामने आई। दोनों ही चिंता की बात। पहली है कि शहर के बाहर जो जंगल, वहां एक पुलिस की जीप मिली जली हुई, उसमें इंस्पेक्टर अली और उनकी टीम बताया जा रहा है कोई नहीं बचा। हाँ आपने सही सुना, बहादुर इंस्पेक्टर अली अब हमारे बीच नहीं रहे। उस टीवी एंकर की बात सुनकर मोना बेड पर उठकर बैठकर बोली, ये कब हुआ। जिसे सुनकर आदित्य बोला, पता नहीं, लगता हमारे जाने के बाद वहां ये सब हुआ हो, लेकिन क्या वो आदमी मेरे गया होगा जिसने तुम्हें गोली चलाई थी। आदित्य को पता था उसकी वाइफ पर गोली चलाने वाला इंस्पेक्टर अली था और उसने सबक सिखाना का सोच लिया था, लेकिन ये क्या वो खुद ही मर गया है। आदित्य ये सोचकर ही कंफ्यूज था। तभी मोना बोली, नहीं वो नहीं मर सकता, जरूर ये उसने मुझसे बचने के लिए किया होगा, लेकिन वो कहीं भी छुप जाए लेकिन मुझसे नहीं बच सकता है। जिसे सुनकर आदित्य कुछ बोलता तभी टीवी एंकर बोला, और दूसरी खबर भी बहुत खतरनाक है, शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर दो लाश मिली है, दोनों की किसी ने हत्या कर दी है, वो भी एक तरह गले को काट कर, लेकिन लड़की के साथ पहले उस खूनी ने रेप भी किया था गाड़ी में और फिर उसकी हत्या कर दी। ये काम किसी एक इंसान का, लेकिन वो जॉब भी पुलिस उसे पकड़ लेगी ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन ऐसा केस कई साल पहले आते थे, तभी भी लोग डर गए थे और पुलिस के कितने कोशिश के बाद भी वो आदमी हाथ नहीं आता है। यहाँ तक किसी ने उसका चेहरा भी नहीं दिखा। खबर तो ये भी आ रही है कि इन दोनों केस को बड़ी एजेंसी को दी गई जो खुफिया तरह से उस खूनी का पता लगेगा। लेकिन फिर में हम आपसे अपील करेंगे कि अब रात के समय अपने घर से बाहर ना जाए। वो खूनी पहले लड़की का रेप करता है और फिर उसका काटकर खून कर देता है। पूरी न्यूज सुनकर आदित्य कंफ्यूज हो जाता है और मोना को देखकर बोला, ये खूनी कौन हो सकता है, वैसे अब आप भी रात को घर बाहर नहीं जाएंगी। आदित्य की बात सुनकर मोना बोली, मैं नहीं डरती किसी से, समझे, और हाँ मेरा काम रात को होता, दिन में किसी का खून भी नहीं कर सकती। आदित्य मोना को घूर के बोला, बिल्कुल नहीं, अब रात में आप नहीं जाएंगी, दिन में करना, किसी का भी खून में नहीं रोकूंगा। मोना आदित्य की बात सुनकर उसे घूर के देखकर बोली, तो फिर मैं आपका ही खून करने वाली हूँ आदित्य, ताकि मुझे रोके नहीं। आदित्य शॉक होकर मोना को देखने लगता है तो मोना मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं भी इसी ही हूँ, बचकर रहना, आगे से मुझे रोका ना तो मैं आपका। आदित्य खड़ा होकर बोला, ओके नहीं रोक रहा हूँ। इतना बोल वो बाथरूम की तरफ जाने लगता है तो उसे रोक कर बोली, आदित्य मुझे आपका फोन चाहिए। आदित्य पलट कर बोला, तुम एक फोन क्यों नहीं लेती हो, ताकि मुझे भी तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी। आदित्य मोना के पास आकर अपना फोन उसे देते हुए बोला, तो मोना फोन लेकर बोली, नहीं मुझे जरूरत नहीं है, आपका फोन है ना आदित्य, फिर मैं क्यों चिंता करूँ यार। आदित्य गहरी सांस लेकर बोला, ओके मत लो, मैं अपने पैसे से दिला दूंगा। मोना खुश होकर बोली, फिर अच्छा, लेकिन हाँ आदित्य 1 लाख से कम का मत लाना। जिसे सुनकर आदित्य उसे घुर के देख फिर पलट कर बाथरूम में जाते हुए बोला, कंजूस वाइफ। मोना हंसते हुए बोली, कंजूस नहीं, अपने पति के पैसे ही तो खर्च कर रही हूँ।
इतना बोल वो आदित्य के फोन से राहुल को कॉल लगा देती है। कुछ देर रिंग जाने के बाद राहुल कॉल रिसीव करता है तो मोना बोली, राहुल तुम शहर आ जाओ, यहाँ तुम लोगों का केस दब गया है तो एक अच्छी सी जगह फिर घर लेना और सबको बुला लेना फिर। और हाँ, अली ने खुद के मारने की झूठी खबर फैलाई है तो हो सकता है कि वो मौके की तलाश में हो, इसलिए तुम सभी लोग सावधान रहना। मोना की बात सुनकर राहुल बोला, ओके बॉस, अच्छा तो अब ये काम कर लो, हो जाए तो कॉल करके बता देना ताकि मैं बाहर आकर आगे का प्लान कर सकूं तुम्हारे साथ। और वैसे भी यह मुंबई में एक खूनी और आ गया है, सोच रही हूँ उसे भी निपटा ही दूं। ठीक है बॉस, काम होने के बाद कॉल करता हूँ। इतना बोल राहुल कॉल काट देता है और मोना सोचने लगती है कि अब क्या उसे सच में पहले इस खूनी को खेल खत्म करना होगा या वो अपने टारगेट विनोद को खत्म कर। मोना ये सोच ही रही थी तभी उसके कानों में आरव की आवाज आती है जो उसके पास ही चिपक कर सोया था रात को डर के वजह से कि कोई उसे उसकी मम्मा से दूर लेकर जा रहा था। वो अपनी आंखें खोलकर उठकर मोना से चिपक कर बोला, मम्मा वो कौन थी जो मुझे आपसे दूर लेकर जा रही थी। जिसे सुनकर मोना अपना सिर नीचे करके आरव देखकर बोली, भूल जाओ उसे कोई नहीं थी वो और आगे से उसके बारे में सवाल मत करना। इतना बोल आरव को फिर से खुद से चिपका लेती है। प्रिया फिर कोशिश जरूर करेगी आरव को उससे दूर ले जाने को, लेकिन वो अब आरव को खुद से दूर नहीं होने दे सकती है। रेस्टोरेंट में विक्रम और उसकी टीम साथ में बैठकर टीवी में उसी न्यूज को देखते हुए नाश्ता कर रही थी। राशि अपने पास बैठे राम से बात करने की कोशिश कर रही थी जो सुबह से उसे इग्नोर कर रहा था और चुपचाप नाश्ता कर रहा था। तब क्या शौक है उससे बात करने का, वो नहीं करना चाहता है तो छोड़ो ना यार। विनोद धीरे से लेकिन गुस्से में राशि के कान में बोला, वो कब से नोटिस कर रहा है कि राशि उसे छोड़ इस चश्मे से बात करने की कोशिश कर रही है। जिसे सुनकर राशि उस आंखें दिखाकर बोली, तुम चुप रहो, तुम्हें जो मुझसे चाहिए होता है वो मैं देती हूँ, तुम्हें रात को फिर क्यों मुझसे परेशान कर रहे हो, मैं किसी से भी करूँ तुम्हें उससे क्या। राशि की बात सुनकर विनोद को उस पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और अपना एक हाथ टेबल के नीचे से राशि के पैर पर गिरने लगता है तो राशि के हाथों की मुट्ठी कस जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेती है और फिर अपने पास बैठे राम का हाथ पकड़ लेती है तो राम बिना उसे देखकर धीरे से बोला, मेरा हाथ छोड़ो। जिसे सुनकर राशि को गुस्सा आता है और वो उसके कान में बोली, चुप रहो राम, वरना मैं विनोद को बोल दूंगी कि तुमको मेरे बालकनी में आए थे तो सोचो विनोद गुस्से में तुम्हारा क्या हाल करेगा। राशि मुस्कुराते हुए ही बोली तो राम शॉक होकर उसे देखने लगता है, राशि मैडम उसे ब्लैकमेल कर रही है। हाँ ऐसा ही समझ लो राम, लेकिन अब मुझे तुम्हारी आदत है, तुम प्लीज मुझसे बात करो पहले की तरह बस। जिसे सुनकर राम सोच में पड़ जाता है। तभी राशि को एहसास हुआ कि विनोद का हाथ कहाँ जा रहा है तो उसे घूर के देखती है तो विनोद उसे मुस्कुरा कर देख धीरे बोला, सॉरी बेबी लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं विनोद। इतना बोल वो उसका हाथ अपने पैंट से बाहर निकालने लगती है तो विनोद के चेहरे के भाव चेंज होने लगते हैं और वो उसे आंखें भी दिखाता है। राशि उसका हाथ छोड़कर अपने आंखों में आए आंसू साफ करके अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और उसे एहसास को भी अपना सिर नीचे करके महसूस करने लगती है। उसके माथे पर पसीना आ रहा था और अब उसकी सांस फूलने लगी थी। तभी विनोद का हाथ बाहर निकालकर खड़े होकर बोली, मैं वॉशरूम से अब आए। इतना बोल वो उठकर तेज कदमों से चली जाती है और फिर विनोद भी खड़ा होकर उसके पीछे चला जाता है। टीना और विक्रम इन्हें एक नजर देख इग्नोर कर देते हैं लेकिन राम उन्हें देखता है और फिर वो वॉशरूम का बोलकर चला जाता है और वॉशरूम के बाहर खड़ा हो जाता है जहां उसे राशि और आवाज आ रही थी। राम जिसे सुनकर अपना सिर नीचे कर लेता है। उसे राशि समझ नहीं आ रही थी, एक तरफ उसे उसका साथ पसंद था और दूसरी तरफ वो अपने सीनियर को खुश करती रहती है, बस फिर उसके पीछे क्यों पड़ी हो। तभी उसके कानों में राशि की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, विनोद तार क्या है, कम से कम दिन के समय तो मुझे छोड़ दिया करो प्लीज, मैं थक जाती हूँ यार, तुम समझते क्यों नहीं हो। तभी विनोद बोला, वो 3 मुझे नहीं पता लेकिन हमारे बीच डील हुई है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकती, समझी, तो चुपचाप रहा करो और हाँ उस लड़के से दूर रहना, अगर मैंने तुम्हें उसके करीब देखा तो दोनों को गोली मार दूंगा, समझी। इतना बोल डोर खोलकर विनोद बाहर चला जाता है जिसे राम जाते हुए देख रहा था और फिर उसके कानों में राशि के रोने की आवाज सुनाई देती है, क्यों मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी विनोद, जिसके बदले मुझे आज तक ये दर्द और सब सहन करना पड़ रहा है। इतना बोल वो रोए जा रही थी। राम समझ चुका था कि राशि मैडम इस आदमी के साथ मजबूरी में है, कुछ तो है लेकिन क्या बात है उसे राशि ही बता सकती है। कुछ देर बाद राशि बाहर आती है नॉर्मल होकर, लेकिन उसकी नजर राम पड़ जाती है तो वो उसे नम आंखों से देखकर फिर तेज कदमों से चली जाती है। राम ये देख अपने आंखों से आंसू साफ करता है, कुछ सोचकर वो भी वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। राशि चुपचाप बैठी थी। तभी राम टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ लेता है तो राशि उसे देखने लगती है कंफ्यूज में, तो राम उसे आंखों के इशारे से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसके साथ है। तो राशि हल्का सा मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ से वापस खींचकर अपनी कुर्सी को विनोद की कुर्सी तरफ सरका लेती है, जिसे देखकर राम हैरान रह जाता है। आज क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़े अगला भाग। CH69 मोना और नीली आंखों वाला लड़का। तो उसे घुर के देखती है तो विनोद उसे मुस्कुरा कर देख धीरे बोला, सॉरी बेबी लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं विनोद। तो राशि हल्का सा मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ से वापस खींचकर अपनी कुर्सी को विनोद की कुर्सी तरफ सरका लेती है, जिसे देखकर राम हैरान रह जाता है। अब आगे हॉस्पिटल में मोना अपने बेड पर आराम कर रही थी। आदित्य आरव को स्कूल छोड़ने और अपने ऑफिस निकल गया था मोना के कहने पर, और वो घर पर शाम के समय जाने वाले थे जब आदित्य आरव को लेकर उसे लेने आता है। फिर सभी साथ में घर जाते, तब तक डॉक्टर मोना की चोट पर अपनी नजर बनाए हुए थे कि वो सही हो रही रहे या नहीं। उसी समय हॉस्पिटल के बाहर एक बाइक आकर रुकती है जिसमें वो नीली वालों आंखों वाला लड़का उतरकर अंदर जाने चला जाता है अपने फोन में मोना की तस्वीर देखकर, और सीधा लिफ्ट से उसी रूम से बाहर आ जाता है और डोर खोलकर देखता है तो अंदर बेड पर एक लड़की सो रही थी सामने। और फिर वो फोन को तस्वीर को मिलाकर बोला, वाह यही वो लड़की है किसके बारे में राणा अंकल ने उसे बताया था। और वो यही सोच आसपास देखकर फिर सीधा रूम के अंदर जाकर डोर बंद कर लेता है। उसके बाद पलटकर मोना के पास आकर उसके पैरों के पास अपना मुंह ले जाकर फिर नाक से खुशबू लेते हुए आगे बढ़ने लगा है और फिर उसके हाथों तक आकर अपना सिर ऊपर करके बोला, इस लड़की की खुशबू सबसे अलग है, मजा आएगा।
मोना गहरी नींद में थी। दवाई के वजह से उस नहीं पता था वो कितने खतरे में है। वो नीली आंखों वाला लड़का मोना के हाथों को देखकर अपना चेहरा बिल्कुल मोना के चेहरे के पास लाकर फिर उसके हाथों की खुशबू में लेकर बोला, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा बेबी, चलो यहाँ से मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर चलूंगा जहाँ मैं और तुम होगे बस। इतना बोल वो मोना को अपने गोद में उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ा देता है। तभी कोई जोर जोर डोर नाक करते हुए बोला, डोर खोल वरना मारे जाओगे तुम, समझे, और मैडम को कुछ मत करना, समझे। बाहर 2 गार्ड आ गए थे। आदित्य इस कैमरे में रात को सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे और उसी गार्डों को पता चल गया कि मैडम के रूम में कोई घुस गया है। उन्हें सुनकर वो नीली आंखों वाला लड़का मोना को देखता है जिसकी नींद खोल रही थी। ये देख उस रूम की बालकनी की तरफ भागता है, लेकिन मोना तब तक अपनी आंखें खोल लेती है और वो जैसे ही दिखती है कि कोई उसके आदमी भगाने की कोशिश कर रहा है तो जल्दी से बेड से उठकर बोली, रोको वरना गोली मारूंगी, समझे। मोना बेड के नीचे से बंदूक निकालकर भागकर बालकनी में आकर नीली आंखों वाले लड़के पर बंदूक पॉइंट करके बोली, जो रेलिंग से कूदने वाला था। वो पलटकर मोना को देखकर बोला, वाह बेबी, तुम तो बंदूक भी रखती हो, कहीं पुलिस वाली तो नहीं है। चुप रहो वरना गोली मार दूंगी, समझे। मोना गुस्से से बोली। तो वो नीली आंखों वाला लड़का अपने हाथों को ऊपर करके बोला, अच्छा लो कर दे, लेकिन तुम मुझे पकड़ नहीं सकती क्योंकि मौत को कोई नहीं पकड़ सकता, समझी। इतना वो अपना एक हाथ मोना की तरफ करता है तो उसका वो हाथ कलाई से आगे बढ़ने लगता है। मोना की तरफ बीच में एक पतली सी रोड थी। मोना शौक रह जाती है और गोली चला देता है जो उसके हाथ में लगकर नीचे गिर जाती है। ये मोना और ज्यादा हैरान हो जाती है, ये इसका हाथ लोगे का है। वो नीली आंखों वाला लड़का अपने उसे हाथ को लंबा कर मोना के हाथ में पकड़ी गन को नीचे गिराकर बोला, ये खूबसूरत लड़की के हाथों में अच्छी नहीं लगती, समझी बेबी। और फिर मोना का गला पकड़ने को हाथ और उसके हाथ के नाखून में एक लंबी बेल्ट निकल कर बाहर जाती है जिससे वो लोगों के मार देता है। मोना जिसे ये देखती है तो साइड में वो डोर बंद कर देती है जिससे उसका हाथ फंस जाता है बीच में, क्योंकि मोना ने ये बहुत स्पीड में किया था। छोड़ो उसे नहीं तो मार दूंगा जान से। मोना एक हाथ कसक डोर पकड़े हुए बोली, नहीं मैं नहीं छोड़ने वाली, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते, समझे मिस्टर लोहे के हाथ। मुझे कोई नहीं रोक सकता और ना पकड़ सकता, लो अब इस भी संभालो। इतना बोल वो अपने हाथ को अंदर लेता है तो मोना के पास आ जाता है और फिर अपने दूसरे हाथ से मोना का गले पकड़ने लगता है। तो मोना अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ कर लेती है, लेकिन उसके हाथ में चोट लगने से वो उसे हाथ से ताकत नहीं लगा पा रही थी जिससे उसका हाथ उसके गले की ओर बढ़ रहा था। लड़की तुझे नहीं पता कि मैं क्या चीज हूँ। इतना बोल वो डोर में लात मारता है जिससे उसका हाथ बाहर आ जाता है जो फंस गया था लेकिन कलाई से मुड़ गया था। उसमें लगी रोड टेढ़ी पड़ गई थी। और अब मुझे जाना ही होगा, कोई बात नहीं बेबी, मैं इस सही करके फिर आऊंगा। इतना बोल वो भगाने लगता है पीछे पलटकर तो मोना जो दर्द में नीचे गिर पड़ी थी और उसके हाथ से खून निकलने लगा था वो खड़े होकर नीचे पड़ी अपनी बंदूक उठता है। तब तक वो रेलिंग कूद चुका था। मोना भी भागकर रेलिंग के पास आकर नीचे दिखती है तो आदमी किसी बंदर की तरह एक रेलिंग से दूसरी रेलिंग नीचे उतर रहा था। बिल्कुल ये कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन वो अपने शौक से बाहर आकर उसके ऊपर गोलियों से फायरिंग करने लगती है। लेकिन जैसा कि मोना पहले देखा था वो बंदर की तरह कूद रहा था जिससे मोना का निशाना चूक रहा था। क्या ये यार, ये नीचे खड़े लोग इसकी वीडियो बना रहे थे। शौक होकर वो नीली आंखों वाला लड़का नीचे उतरकर अपनी बाइक पर बैठकर मोना को बाय कर चला जाता है। मोना की बंदूक की गोली भी खत्म हो गई थी। वो हैरान भी थी कि उसके साथ हुआ क्या। तभी आदित्य की कार आकर वहां रुकती है और वो कार से उतरकर ऊपर मोना को देखता है और फिर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। मोना ये देखकर अपने शौक से बाहर निकलकर रूम में आकर डोर खोल देती है तो वे गार्ड अंदर आकर बोले, मैडम आप ठीक तो है ना। मोना हाँ में सिर हिला देती है। तभी आदित्य भागकर वहां आ जाता है और मोना को देख बोला, तुम ठीक हो ना। मोना हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य फिर उसके कंधे की तरफ देख बोला, लेकिन ये चोट, जिसे सुनकर मोना भी कंधे से निकल रहे खून को देखने लगती है। आदित्य उन दोनों गार्डों पर बहुत गुस्सा होता है कि वे लोग क्या कर रहे थे जब कोई अनजान आदमी यहाँ तक पहुंच गया। सॉरी सर, लेकिन हमारा पूरा ध्यान मैडम पर, हम यहाँ तक आए तब तक उसने डोर बंद कर लिया अंदर से। एक गार्ड अपना सिर नीचे करके बोला तो आदित्य उसे घुरे के बोला, मुझे बहानेबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं, समझे। अगर मेरी वाइफ कुछ हो जाता तब भी आप लोग ऐसा ही बोलते हैं। आदित्य मोना को बेड पर बैठा कर बोला। तब तक वहां एक डॉक्टर नर्स के साथ पूछ जाता है, क्या हुआ मिस्टर ओबरॉय। आदित्य उसे डॉक्टर को घूर के देख कर बोला, आप कहाँ था जब कोई अनजान आदमी यहाँ तक आ गया और उसने मेरी वाइफ को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की, देखो। आदित्य गुस्से में डॉक्टर मोना के हाथ से निकल रहे खून को दिखाकर बोली, जिसे सुनकर वो डॉक्टर बोला, ओ माय गॉड नर्स, जल्दी से इनकी हाथ की ड्रेसिंग करो। जी डॉक्टर। मिस्टर ओबरॉय सॉरी, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता था, यहाँ और भी लोग, हमें उन्हें भी देखना होता है, इसलिए मैं 24 घंटे यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। जिसे सुनकर आदित्य गुस्से में कुछ बोलता तभी मोना बोली, आदित्य छोड़ो मैं ठीक हूँ, लेकिन वो मेरे हाथ से बच गया, मुझे इस बात का जरूर दुख है। मोना की बात सुनकर आदित्य थोड़ा शांत हो जाता है तो डॉक्टर उन दोनों गार्ड को जाने को बोलकर बोला, जाओ और यहाँ अब और ज्यादा ध्यान रखना इन पर। जिसे सुनकर आदित्य बोला, अब उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी वाइफ को घर लेकर जा रहा हूँ। वे दोनों गार्ड वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डॉक्टर मोना की चोट को देखकर बोला, ज्यादा खून नहीं निकला, या अच्छा हुआ, लेकिन वो कौन था और मैडम को मारने क्यों आया था। डॉक्टर की बात सुनकर आदित्य भी कंफ्यूज होकर मोना को देखने लगता है तो मोना नामे सिर हिलाकर बोली, पता नहीं कौन था वो जिसका एक हाथ लोहे का था जिसे वो छोटा बड़ा भी कर सकता था और उसके नाखून में से एक बेल्ट भी निकलती है जिससे शायद वो लोगों को मरता होगा। मोना की बात सुनकर आदित्य और वो डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। तभी डोर नॉक होता है तो सभी डोर की तरफ देखते हैं जहां एक आदमी जिसकी उम्र करीब 35 साल होगी कोट पैंट पहने खड़ा था और सभी अपने तरफ देखता देखकर बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मोना और आदित्य हाँ में सिर हिला देते हैं तो वो आदमी अपने पैंट की पॉकेट से एक कार्ड बाहर निकालकर सभी को देखा कर बोला, ही मेरा नाम अंकित राजपूत और मैं भारत सर के लिए जासूसी का काम करता हूँ। अंकित के पीछे से एक लड़की आगे आकर बोली, अपना ID कार्ड दिखाकर।
मोना हाँ में सिर हिला देती है। वो यही बनना चाहती थी कोई टाइम, लेकिन विक्रम के बातों में आकर उसने अपने लाइफ की सबसे बड़ा फैसला लिया, बिग बॉस के लिए काम करने का। मोना यही सोचकर गहरी सांस लेती है, लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आदित्य कंफ्यूज होकर बोला। तो अंकित अपने पैंट की पॉकेट से फोन निकालकर एक वीडियो दिखाकर बोला, अबे हमला इनके ऊपर ही हुआ था ना। मोना और बाकी लोग फोन में देखते हैं तो उसमें एक वीडियो चल रही थी जिसमें मोना एक आदमी पर गोली चला रही थी और वो आदमी नीचे उतर रहा रोलिंग से छलांग लगाकर। मोना बोली, जी ये मैं ही हूँ और मुझ पर ही हमला हुआ था कुछ देर पहले। जिसे सुनकर पायल बोली, अच्छा तो क्या आप मुझे अपनी बंदूक दिखा। लेकिन वो आगे कुछ बोलती उससे पहले अंकित बोला, अरे नहीं यार, पहले ये सवाल नहीं करते। पायल कंफ्यूज होकर बोली, तो फिर क्या सवाल करना होता है सर? देखो मैं करता हूँ मिस, आपका नाम क्या क्या है? जिसे सुनकर पायल और बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या बात हुई यार, क्या ये उसके डेट पर आए जो उसका नाम पूछ रहे हैं? हम तो अपना काम का सवाल करना चाहिए ना। पायल ये सोच रही थी, तभी अंकित बोला, अब अपने मन में ये भी मत सोचो कि मैंने ऐसा क्यों बोला, उससे अच्छा तुम सीधा मुझसे सवाल कर सकती, क्योंकि तुम्हें बताना और समझना मेरा काम है जूनियर। जी सर, आपने ऐसा क्यों बोला? पायल गहरी सांस लेकर बोली, क्योंकि मुझे जानना है कि इनका नाम क्या है। जिसे सुनकर पायल के हाथों की मुट्ठी कस जाती है, क्या पागल आदमी उसका सीनियर है यार। प्रिया आदित्य ओबरॉय। मोना से पहले आदित्य बोला, जिसे लग रहा था कि ये आदमी उसकी वाइफ को घुरे जा रहा है। मोना आदित्य को देखती है, क्या उसके साथ अपना नाम जोड़कर बताना जरूरी था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि साथ उसे पति को जलन हो रही है। जिसे सोच मुस्कुराकर आदित्य को देखती है जो अंकित को घुरे जा रही है। CH70, तो तू मुझे पकड़ना चाहता है? अब तक मोना बोली, पता नहीं कौन था वो जिसका एक हाथ लोहे का था, जिसे वो छोटा बड़ा भी कर सकता था और उसके नाखून में से एक बेल्ट भी निकलती है जिससे शायद वो लोगों को मरता होगा। मोना की बात सुनकर आदित्य और वो डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। तभी डोर नॉक होता है तो सभी डोर की तरफ देखते हैं, जहां एक आदमी जिसकी उम्र करीब 35 साल होगी कॉट पैंट पहने खड़ा था और सभी अपने तरफ देखता देखकर बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मोना और आदित्य हाँ में सिर हिला देते हैं तो वो आदमी अपने पैंट की पॉकेट से एक कार्ड बाहर निकालकर सभी को देखा कर बोला, ही मेरा नाम अंकित राजपूत और मैं भारत सर के लिए जासूसी का काम करता हूँ। इनके कहने मतलब कि ये एजेंट है और मैं जूनियर पायल। अंकित के पीछे से एक लड़की आगे आकर बोली, अपना ID कार्ड दिखाकर। मोना हाँ में सिर हिला देती है। वो यही बनना चाहती थी कोई टाइम, लेकिन विक्रम के बातों में आकर उसने अपने लाइफ की सबसे बड़ा फैसला लिया, बिग बॉस के लिए काम करने का। मोना यही सोचकर गहरी सांस लेती है, लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आदित्य कंफ्यूज होकर बोला। तो अंकित अपने पैंट की पॉकेट से फोन निकालकर एक वीडियो दिखाकर बोला, अबे हमला इनके ऊपर ही हुआ था ना। मोना और बाकी लोग फोन में देखते हैं तो उसमें एक वीडियो चल रही थी जिसमें मोना एक आदमी पर गोली चला रही थी और वो आदमी नीचे उतर रहा रोलिंग से छलांग लगाकर। मोना बोली, जी ये मैं ही हूँ और मुझ पर ही हमला हुआ था कुछ देर पहले। जिसे सुनकर पायल बोली, अच्छा तो क्या आप मुझे अपनी बंदूक दिखा। लेकिन वो आगे कुछ बोलती उससे पहले अंकित बोला, अरे नहीं यार, पहले ये सवाल नहीं करते। पायल कंफ्यूज होकर बोली, तो फिर क्या सवाल करना होता है सर? देखो मैं करता हूँ मिस, आपका नाम क्या क्या है? जिसे सुनकर पायल और बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या बात हुई यार, क्या ये उसके डेट पर आए जो उसका नाम पूछ रहे हैं? हम तो अपना काम का सवाल करना चाहिए ना। पायल ये सोच रही थी, तभी अंकित बोला, अब अपने मन में ये भी मत सोचो कि मैंने ऐसा क्यों बोला, उससे अच्छा तुम सीधा मुझसे सवाल कर सकती, क्योंकि तुम्हें बताना और समझना मेरा काम है जूनियर। जी सर, आपने ऐसा क्यों बोला? पायल गहरी सांस लेकर बोली, क्योंकि मुझे जानना है कि इनका नाम क्या है। जिसे सुनकर पायल के हाथों की मुट्ठी कस जाती है, क्या पागल आदमी उसका सीनियर है यार। प्रिया आदित्य ओबरॉय। मोना से पहले आदित्य बोला, जिसे लग रहा था कि ये आदमी उसकी वाइफ को घुरे जा रहा है। मोना आदित्य को देखती है, क्या उसके साथ अपना नाम जोड़कर बताना जरूरी था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि साथ उसे पति को जलन हो रही है। जिसे सोच मुस्कुराकर आदित्य को देखती है जो अंकित को घुरे जा रही है। अब आगे, अच्छा तो आप इनके पति हो? आदित्य ओबरॉय, आपसे मिलकर खुशी हुई, बहुत नाम सुना आपका। अंकित आदित्य के आगे अपना हाथ करके बोला तो आदित्य बुरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगता है। पहले तो उसकी वाइफ को घुरे रहता था और उसका नाम भी पूछ रहा था, अब जब उसने बोला कि वो उसका पति है आदित्य ओबरॉय, तो बड़ा आया हाथ मिलाकर बोलने बोला, आपसे मिलकर खुशी हुई, क्या पहले नहीं हुई थी इस खुशी उससे मिलकर, या इसकी वाइफ के आगे वो उसे देखना चाहता था? आदित्य यही सोचकर टेढ़ा सा मुंह बना कर रहा था। इस समय वो बिल्कुल जलास हस्बैंड लग रहा था। अंकित आदित्य को ऐसा करते हुए देखकर मोना को देखता है तो मोना गहरी सांस लेकर आदित्य से बोली, अब भी आप उनसे हाथ मिला लो ना। मोना को पता था कि उसका आदित्य इस समय थोड़ा जलास महसूस कर रहा है, इसलिए वो अंकित के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, और यही वजह थी कि मोना आज सबके सामने उसे हब्बी बोला था, ताकि उसका एक खड़ूस पति जो इस समय जलास हस्बैंड बना है उसे थोड़ा अच्छा लगे।
और उसका इतना प्यार सबके सामने हब्बी बोलना काम कर गया। आदित्य के दिल में बहुत ठंडक महसूस हुई और जल्दी से अंकित से हाथ मिलाकर हाथ जिलाकर बोला, और मुझे भी आपसे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई अंकित राजपूत। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आपने जो केस अपने हाथ में ले लिया उसे पूरा करते हैं, फिर चाहे राज कितना ही गहरा क्यों ना आप उसे जामनी से खुद कर निकला ही लेते हो ना। आदित्य ये सब अंकित के हाथ को जोर जोर से हिलाकर बोला रहा था। खुशी में क्यों उसकी वाइफ ने सबके सामने उसे हब्बी बोला है, इसमें बेचारे अंकित क्या गलती थी भाई, उसे किस बात की सजा मिल रही है। इस तरह और हिलाया तो पक्का उसका हाथ टूटकर आदित्य के हाथ में रह जाएगा, फिर मिलते रहना अपना हाथ उससे। अंकिल यही सोचकर रोनी सी शकल बना रहा था। उसने किस आदमी से हाथ मिला लिया यार। उसकी शकल देख पायल को अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रही थी, इसलिए वो दूसरी तरफ चेहरा कर अपने मुंह पर हाथ रख जोर जोर से हंसने लगती है। जिसे अंकित देख रहा था वो इस लड़की को बाद में देख लेगा, लेकिन पहले कोई इस आदमी से उसका हाथ बचाओ। लेकिन अब अंकित को भला कौन समझे कि जिस जमीन पर कभी बारिश की एक बूंद ना गिरी हो वहां एकदम तेज बारिश हो जाए तो फिर तो खुश में पेड़ पौधे खुशी में झूमेंगे ही। और यही हाल आदित्य का और रहा था। उसके दिल में इस समय तितलियां उड़ रही थी और भूल गया क्या कर रहा है। उसके कानों में तो अपनी वाइफ के बोले हुए वो शब्द जिन्हें सुनकर वो पागल सा हो रहा था, हब्बी अंकित जी से हाथ मिलाना प्लीज। मोना शौक हो में देती तभी उसके कानों में अंकित की रोने सी आवाज आती है, प्रिया जी रुको अपने हस्बैंड को नहीं तो मेरा हाथ टूट जाएगा। जिसे सुनकर मोना अपने शौक से बाहर आकर आदित्य से गुस्से में बोली, आदित्य छोड़ो उनका हाथ टूट जाएगा उनका हाथ। मोना आदित्य के हाथ पर हाथ रख उसे हिलाकर बोली, तो आदित्य होश में आकर जल्दी से अंकित का हाथ छोड़कर बोला, ओ सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा। अंकित अपने उस हाथ को कंधे से पकड़कर बोला, अरे तुम्हारे याद के चक्कर में मेरा तो हाथ रह जाता ना, दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर मोना आदित्य को घूरने लगती है तो आदित्य अपना सिर नीचे करके बोला, सॉरी। जिसे सुनकर मोना गहरी सांस लेती है। वो क्या करे अब, इस आदमी को ये आदमी चाहता ही नहीं है कि वो प्यार से उससे कुछ बोले, क्योंकि जब मैं उसका दिल इस प्यार करने को हुआ इसने कुछ ना कुछ कांड किया ही है। तभी पायल वापस पलटकर अपनी हंसी कंट्रोल कर आदित्य से बोली, कोई बात नहीं इन्हें आदत है, इनके साथ होता रहता है। जिसे सुनकर अंकित घुर के उसे देख कर बोला, अच्छा मुझे आदत है इन सब की, अब मैं तुम्हें नहीं बताने वाली कि आगे क्या बात करनी है, करो अब तुम, मैं चला। इतना बोल वो पलट कर जाने लगता है तो पायल जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोली, सॉरी सॉरी सर गलती हो गई, प्लीज आप मुझे सिखा दीजिए वरना मैं नहीं सीख पाऊंगी। इनका बोल मासूम आंखों से अंकित को देखती है तो अंकित बोला, ओके ओके अब मुझे इस तरह की शक्ल मत देखो, हम ड्यूटी पर इस समय। ओके सर, पायल नॉर्मल होकर बोली। तो अंकित पहले आदित्य से कुछ बोलने को हाथ, लेकिन फिर अपना वो वाला हाथ पीछे करके मोना से बोला, मिस प्रिया जैसा मैंने बोला कि मैं एक एजेंट हूं, तो सरकार ने मुझे जो केस दिया वो उसी आदमी का जिसने कल रात उस लड़का और लड़की का खून किया है, और अब तुम पर भी हमला किया था तो तुमने उसे देखा होगा ना। जिसे सुनकर मोना और आदित्य एक दूसरे को देखते हैं और फिर मोना हाँ में सिर हिलाकर बोली, देखा तो है, लेकिन आंखों पर उसके चश्मा था और ऐसा लग रहा था जिसे वो आदमी अपना असली चेहरा छुपा रहा हो कि वो कौन है। मोना फिर बताने लगती है उस नीली आंखों वाले के बारे में जिसे पायल अपनी नोटबुक में नोट कर रही थी। लास्ट मोना उसके हाथ के बारे में भी बता देती है, जिसे सुन अंकित और पायल शौक रह जाते हैं। अंकित फिर मोना को देखकर बोला, अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, प्रिया जी अपने रॉकी भाई को हरिया था ना। मोना बस मुस्कुरा देती है। जिसे अंकित बोला, वैसे आपसे मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बुरी सहायता करेगी उस खून को पकड़ने में। मोना हाँ में सिर हिला देती है। जिसे देखकर पायल बोली, अब क्या सर, अब इस आदमी को ढूंढना है और क्या, क्योंकि पता नहीं ये किसी लड़की को अपना निशाना बनाए, उससे पहले हमें उसे गिरफ्तार करा होगा। अंकित की बात सुनकर पायल हाँ में सिर हिला देती है और फिर अंकित आदित्य को देख हाथ मिलाने को होता है, लेकिन उसे याद आता है तो अपना हाथ पीछे लेकर बोला, रहने देते हैं। और फिर प्रिया को देखकर वापस पलट कर बोला, चलो देखते हैं कहाँ है वो। जी सर, और दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आदित्य अपने हाथ की घड़ी में टाइम देखकर बोला, आरव के स्कूल का टाइम हो गया है, उसे लेने जाना होगा। मोना डॉक्टर देखती है तो वो हाँ में सिर हिलाकर बोला, बिल्कुल आप जा सकती है, बस ध्यान रखना कि अब खून नहीं निकले वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसे सुनकर आदित्य मोना हाँ में सिर हिला देते हैं। हॉस्पिटल की बाहर अंकित जब अपने कार में बैठ रहा था तब पायल उससे बोली, सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि प्रिया मैडम हमसे कुछ छुपा रही थी। जिसे सुनकर अंकित मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें लगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, हमारे लिए इसके बारे में पता करना जरूरी है, इसकी क्या पहचान है जो ये हमसे छुपा रही है। खैर छोड़ो, अब ये भी मेरी नजरों से बच नहीं पाएगी, लेकिन उससे पहले हमें उस खूनी को पकड़ना जरूरी है। इतना बोल वो कार में बैठ जाता है और पायल उसकी बात सुनकर दूसरी से आकर बैठ जाती और कार वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एक रूम में वो नीली आंखों वाला लड़का बेड पर लेटा हुआ था। उसके सामने राना अपना सिर झुकाए खड़ा था और कुछ लोग जो देखने में डॉक्टर से कपड़े पहने हुए थे वे उसके लोगे के हाथ को देख रहे थे और कोशिश कर रहे थे उसे ठीक करने का। क्या हुआ, इतना समय क्यों लग रहा है, वो लड़का चिढ़ते हुए बोला।
तो उसके हाथ की जांच करने वाला आदमी बोला, बॉस आपके हाथ को थोड़ा ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, लेकिन आप चिंता ना करें, हमें टाइम दे, हमें थोड़ी देर में ठीक कर देंगे। जिसे सुनकर वो नीली आंखों वाला लड़का बोला, तो जल्दी करो ना यार, मुझे उस लड़की से बदला लेना। तभी राणा बोला, छोटे बॉस, मैंने आपसे बोला था कि उस लड़की को हल्के में मत लेना, वो और जैसी लड़की नहीं है, बहुत खतरनाक और चालाक है, अगर उसे चोट नहीं लगी हुई होती तो वो आपको और नुकसान पहुंचा सकती है, और अच्छा हुआ आपने अपना चश्मा नहीं निकला, वरना उसे आपकी आंखों का राज पता चल जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। राणा उस लड़के की आंखों को देखकर बोला, जो बहुत ज्यादा नीली थी कि इंसान की इतनी नीली आंखें होना मुश्किल है, लगता है जिसे उसके हाथ की तरह उसके आंखों का भी कोई राज है। राणा की बात सुनकर वो लड़का बोला, अरे अंकल, आप मुझे कम समझ रहे हैं, वो तो मैंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया नहीं, क्योंकि मुझे वहां से जाने की पड़ रही थी, वरना उसी समय उसका हत्या कर देता, पर मुझे उसके साथ मजे भी करना था पहले, इसलिए भी मैं उसे नहीं मारना चाहता था। और रही मेरे आंखों के बारे में जानने का, तो वो नहीं जान पाएगी, और जब जान लेगी तो उसकी जान लेना बहुत जरूरी हो जाएगा। राणा हाँ में सिर हिला देता है। तभी वहां एक आदमी आकर बोला, बॉस, नीचे हॉल में विक्रम सर और उनकी टीम आई और वो बिग बॉस से मिलने को बोल रहे हैं। जिसे सुनकर राणा उस लड़के से बोला, मैं देखता हूँ। इतना बोल वो उसे आदमी के साथ चला जाता है। उसके जाते हुए वो नीली आंखों वाला लड़का उन डॉक्टर से बोला, तुम और तुम्हारी टीम का काम कहाँ तक पहुंच गया है। जिसे सुनकर वो एक आदमी बोला, बॉस, उसमें अभी टाइम और लग जाएगा, अब केक लेने से काम में तेज तो आ गई है, लेकिन फिर भी सभी को फिर से जांच करनी। तभी वो नीली आंखों वाला लड़का उसका गला पकड़कर बोला, ये सब मुझे नहीं पता, मुझे मेरी जैसी टीम चाहिए जिससे मैं इस दुनिया पर राज कर सकूं। वो आदमी अपना गला छोड़ते हुए वो बोला, 6 महीना और दे दो बॉस, उसके बाद आप और आपके जैसे कई सारे लोग होंगे जिन्हें कोई नहीं हरा पाएगी। जिसे सुनकर वो नीली आंखों वाला लड़का उसे दूर धक्का देकर बोला, तो फिर जाओ यहाँ से और मेरा वो काम करो जल्दी से जल्दी, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता है। इतना बोल वो अपने उसे हाथ को देखने लगा था जो अब सही हो गया था। वे सफेद कोट पहने आदमी हाँ में सिर कर वहां से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद वो लड़का अपना हाथ सामने टेबल की तरफ करता है तो उसका हाथ बड़ा होने लगता है। ये देख वो खुश हो जाता है और फिर टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठा, उसे अपने नाखून में लगती बेल्ट से काटकर गिलास के 2 टुकड़े करके बोला, इस गिलास के बाद अब तुम्हारी बारी में आ रहा है बेबी। इतना बोल वो अपना हाथ सही कर बेड से खड़ा होकर रूम से बाहर आता गए तो वो हॉल में देखता है तो विक्रम राणा सी बोल रहा था कि वो उसकी टीम उस खूनी को पकड़ने चाहते हैं। जिसे सुनकर वो सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोला, तो तू मुझे पकड़ना चाहता है। जिसे सुनकर विक्रम और उसकी टीम एक हैंडसम लड़के को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखते हैं और सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन है। आज के लिए बस इतना ही। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।